परमूलो सर्वसाम्। संभव जी, एक बार आप वो मंगलाचरण सामने लेके आएंगे? संभव जी, एक बार आप मंगलाचरण की इमेज लेके आएंगे सामने? एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी 1 मिनट में बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भैया बोलिए। एक बार आप पीपीटी इमेज दिखाएंगे मंगलाचरण वाली? हाँ जी बेटा। भव्या, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। हाँ जी, आप ले सकते हो बेटा मंगलाचरण। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषै दुर्लाघतान् लोकमवाप्तिपस्तमाद्यभाजस् सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्य पूर्वोपाजित निज दोषों से जग रोगी है बाल समान। थोड़ा सा नेटवर्क के इशू की वजह से शायद भव्या जी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। कोई बात नहीं। मिटा पर उसे किया निरोग महान निज हित अज्ञान में शिशु सम। बेटा आपका थोड़ा नेटवर्क डाउन हो गया है इंटरनेट की वजह से, इसलिए थोड़ा यहीं तक हम मंगलाचरण को विराम देते हैं। आगे की सभा हम स्टार्ट करते हैं फिर। स्वस्ति जी आप ले लीजिए। चलिए ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये मंगलाचरण जो इन्होंने बोला, ये विशापाहार स्तोत्र से है, धनंजय कवि द्वारा लिखा हुआ है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, इसमें आई होगी कि भव रोग का नाश करने के असली वैद्य तो आप ही हैं। किसको बोला है? प्रभु आप भव रोग मिटाकर। यानी वास्तविक वैद्य कौन है? अनंत भगवान ही है ना। लेकिन लेकिन हमारे संयम की रक्षा हेतु इस शरीर का चलना जरूरी है, और इस शरीर को चलाने के लिए जब इसे निरोग बनाने के लिए किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। आज के जो हमारे नेता हैं, वैसे तो आप सब बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो उनसे पूर्व में ही परिचित होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उनका वक्तव्य सुनकर उनकी शैली के माध्यम से ही उनसे परिचित हो जाएंगे। पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में उनका देना चाहूंगी। आपने सभी ने नाम सुना होगा, हमारे बीच पधार भी चुके हैं आदरणीय पंडित डॉक्टर दीपक जैन वैद्य जी, जयपुर से। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस परिचर्चा में। आप मूलतः कारंजा के पास काटोल है, वहां के निवासी हैं। आपने सबसे पहले मुंबई से अपनी बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS की डिग्री प्राप्त की। पर उसके पश्चात आप वहीं नहीं रुके, आप उसके बाद जयपुर आए। जयपुर में जैन दर्शन शास्त्री की डिग्री, फिर उसके बाद आचार्य किया, फिर उसके बाद पंचास्तिकाय संग्रह, उस ग्रंथ पर PhD प्राप्त की, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, स्वास्थ्य के अहिंसक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये काफी प्रचलित पुस्तकें हैं, घर घर में इन्हें पढ़ा जाता है, और इन पुस्तकों के लिए आपको बहुत सारे सम्मान, अवार्ड्स आदि प्राप्त हुए हैं। आपको वैद्य रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुई है। जैसे हम कई बार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार ऐसे हम ब्रह्मचारी भाइयों बहनों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो उनका उत्तर ये होता है
स्वास्थ्य तो अच्छा ही है, अगर थोड़ी बहुत कोई परेशानी होती है तो खुद ही कर लेती हैं, और अगर कुछ विशेष दिक्कत आती है तो वो जो जयपुर में दीपक जी है ना, उनसे हम परामर्श कर लेते हैं। तो आप शायद स्वयं भी ना जानते हो, आप इतने सारे भाइयों बहनों के साधना में, संयम में निमित्त हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चरणानियों की बातें करते हैं, वो आपके जीवन में भी उतरा हुआ है। आप स्वयं बहुत शुद्ध सात्विक आहार करते हैं, और आप ऐसा नहीं है कि चरणानियों की आपका अन्य विषयों पे भी काफी गहरी पकड़ है। आप शाश्वत धाम में गोमट सारजी, जीव कांड, कर्म कांड आदि विषयों को भी पढ़ाते हैं। और अभी कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि आप आदरणीय बड़े पंडित जी अमायन की प्रेरणा से कोई सेल्फ आरोग्य नाम से सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका आपने हमें अपना समय दिया, और मैंने आपका इतना समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी पंडित जी। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। मैं भी एक छोटा सा मंगलाचरण करके अपनी बात शुरू करूंगा। जय सर्वज्ञ लोक लौकिक उड़वत देखे, हस्तामल जो हाथ लीक जो सरब विषेखे, चौदरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम, दर्पण जे में प्रकाश नाश मल कर्म महातम, परमेष्टि पांचों परम मंगलकारी लोक में, मैं नमो मन वच तन तिय लाए, आनंद स्योद्योधोक में। सभी को जय जिनेंद्र। आपने बहुत अच्छा गहरा परिचय दे दिया। वास्तव में देखा जाए तो यह एक समझ लो कि कड़वा सच है कि वास्तव में हम अनेक प्रकार के नियम, संयम, धर्म के समझ लो शुभ भाव की क्रियाएं पालते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे भी लोग परिचय में हैं कि जो एक उपवास और एक एकाशन ऐसा करके लगभग समझ लो कि 20-30 वर्ष जीवन के उन्होंने उसी में बिताए, और बाद में फिर ऐसी हालत हुई शरीर की किसी कारणवश और उन्हें खून चढ़ाना पड़ा, और जो कि वो इतने श्रावकाचार में कट्टर थे कि इस तरह की कभी उन्हें स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी के अभाव में साधारण सी चीजों से ही हम जिन बीमारियों को या जिन तकलीफों को सहज दूर कर सकते हैं, वह थोड़ी सी साधारण सी जानकारी नहीं होने के कारण इस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं तो घर वालों को कुछ सूझता नहीं है, हीमोग्लोबिन एकदम से कम हो जाए तो सूझता नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। देखो, मैंने BAMS किया उसी समय वह मैं देवलाली से आना जाना शुरू कर दिया था, वहां के शिविरों में जाता था। तो यह प्रयास था कि भाई हमें तो जैन दर्शन की पढ़ाई ही करनी है। जब मैं सेकंड ईयर में था तब मैंने बाल बौद्ध का प्रशिक्षण वगैरह ले लिया था और सोच रहा था कि BAMS छोड़ के टोडरमल स्मारक में एडमिशन ले लूं। लेकिन घर वालों ने समझाया कि भाई तुम्हारी यह विधा से आजीविका करनी है तो BAMS कंप्लीट जरूरी है। और फिर बाद में मैं BAMS करके टोडरमल स्मारक में एडमिशन लिया मैंने। उस समय में लगभग समझ लो 24 वर्ष का हो गया था, और डायरेक्ट शास्त्री में एडमिशन मिला, उपाध्याय के वर्ष नहीं करने पड़े। तो जैन दर्शन का भी हमारे टोडरमल स्मारक में फिर शास्त्री, आचार्य, PhD, पंचास्तिकाय संग्रह में मैंने PhD की है। तो जैन दर्शन पे भी मेरा अभ्यास है, और उसके बाद मैं रेगुलर क्लासेस लेता ही हूँ, स्मारक में भी लेता हूँ, अभी इस वर्ष से शाश्वत धाम में भी ले रहा हूँ, आत्मार्थी में भी ली है मैंने पिछले वर्ष कोरोना काल में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद को मैंने आदरणीय पंडित जी साहब, अपने रविंद्र जी भाई साहब, दूसरे सुमत जी भाई साहब, और इस चरणान योग का मैं संपूर्ण श्रेय जिनको देता हूँ, आदरणीय कल्पना दीदी, इनके निमित्त से यह चरणान योग को मैंने अपने जीवन में उतारा है। और आयुर्वेद का भी मेरा अभ्यास
तुरंत मैंने स्मारक में आते ही इधर दिगंबर जैन औषधालय ज्वाइन किया था और उसके अनुसार लगभग 120 पेशेंट्स की डेली ओपीडी मेरी चलती रही है। तो अहिंसक पक्ष आयुर्वेद का जो है वह हमारे जैनिज्म के अनुसार मैंने उसको सेट किया और अनेक प्रकार से परिमार्जित करके, क्योंकि आयुर्वेद में भी बहुत सी औषधियां हिंसक रूप से होती है, जैसे शंख है, प्रवाल है, शंभुक है, कपर्दिक है, ये द्विंद्रिय जीवों के कवर्स होते हैं, कवच होते हैं। ये भी चर्चा अपने प्रसंग में आ जाएगी। अभी 15 मिनट तो मैं कंटिन्यूअस बोलूंगा और उसके बाद में फिर आप प्रश्न पूछते जाना, तो उसके माध्यम से मैं बहुत सारी आपको रोचक जानकारियां जो आपके रोज के जीवन में भी आपको लाभकारी होगी और इसके सिवाय अहिंसा धर्म के पालन में, जीव दया के कार्य में अपने उपयोगी रहेगी। तो यह मैं दोनों में कमांड रखता हूं अच्छे से। और मैंने कि जैसे बताया कि हम अपने सबसे पहला सिद्धांत है कि हम अपने जीवन को क्यों जीना चाहते हैं। तो हमारा आयुर्वेद का भी प्रयोजन यही है और जैन दर्शन का भी प्रयोजन यही है कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं और इनके लिए ही हम जीना चाहते हैं। यद्यपि अधिकांश लोग अर्थ और काम में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं हो तो यह संसार भ्रमण तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए यह एक अपना प्रयोजन है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। और इन पुरुषार्थ की सिद्धि कब होती है? तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यह सभी धर्म का साधन है, निमित्त है। हमारे योगसार ग्रंथ में तो आचार्य इसे देह देवल कहते हैं कि यह देह भी एक मंदिर है। उसमें है ना वो छंद, जिन देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। इस अशुचि देह में एक शुचिमय तत्व है, वह चैतन्य आत्मा निवास करता है। तो इसलिए इस देह को हम मंदिर कहते हैं। तो इस देह के निमित्त से ही इसमें रहे हुए चैतन्य भगवान आत्मा की आराधना संभव है और देह के निमित्त से ही हमारे, समझ लो, यह जितने भी शुभोपयोग में क्रियाएं हैं, दया, दान, शील, व्रत, तप, नियम, संयम, ये सब देहाश्रित क्रियाएं हैं और इनके निमित्त से जीव पुण्य बांध करके सुगतियों को प्राप्त करता है और इसका साथ में भेद विज्ञान वाला पक्ष हो तो अपने आत्म कल्याण को भी साधता है। तो देह की उचित संभाल के लिए हमारे जैन आचार्यों ने भी खूब ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसके बहुत गहरे अध्येता थे और अपने द्वादशांग में जो 14 पूर्वों में जो प्राणवाय अंग है और इसमें ही प्राणवाद पूर्व, तो वह उसमें भी आयुर्वेद का खूब डिटेल में वर्णन आता है। तो इसमें यह एक सुनिश्चित ही है कि हमारे बहुत से आचार्य कुंद कुंद भी, जो वैद्य जन मरते नहीं है जहर के उपभोग से, निर्जराधिकार में कोट करते ही हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव भी इसके ज्ञाता थे। पूज्यपाद स्वामी के बारे में कहा जाता है कि वे एक वनस्पति जंगली कनेर नाम की थी, उस वनस्पति का पैरों में लेप करके वे आकाश गमन करते थे। उन्हें भी चारण रिद्धि प्राप्त थी ना, वो भी विदेह क्षेत्र गए थे, जैसे कुंद कुंद आचार्य के बारे में प्रचलित है कि वे सदेह विदेह गमन उन्होंने किया था। तो उग्रदित्याचार्य का कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ भी अभी उपलब्ध होता है। पूज्यपाद स्वामी का पुष्पायुर्वेद नाम का ग्रंथ, वह विशिष्ट पन्नों में उन्होंने सूखे पत्तों से लिखी हुई चिकित्सा थी, वह भी कुछ अंशों में उपलब्ध होता है। ऐसा कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इन आयुर्वेदा, ऐसी पीएचडी हुई है और उस पे यह डिटेल काफी बताया गया कि जैन आचार्य आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और अहिंसक पद्धति से ही पूर्ण रूप से चिकित्सा दी है। तो अपना टारगेट ये है कि हमें अपने श्रावकाचार की रक्षा करते हुए जीना है। अब जितनी भी आजकल की औषधियां हमारे सामने है, देखो 3 साइंस सामने है मुख्य रूप से, एक नेचुरोपैथी है, एक आयुर्वेद है, एक एलोपैथी है और चौथा होम्योपैथी। 4 ले ले रहे 3 की जगह। तो इसमें अनादिकालीन या समझ लो आयुर्वेद कब से है,
इधर जो अभी वर्तमान में आयुर्वेद है ये वेदों वाला आयुर्वेद है, इसे अथर्व वेद का उपांग माना जाता है। और आयुर्वेद इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये आयुर्वेद तो जब से शरीर है तब से चिकित्सा पद्धति है। नेचुरोपैथी निसर्गता ही उपचार कर लेना, यह पद्धति भी अनादि से ही है, शुरू से ही है कि हमें कुछ थोड़ा सा जुकाम हुआ तो सौंठ, काली मिर्च, हल्दी ले ली। इस तरह से घरेलू उपचार जो है, या सिंपल ठंड से बचना, धूप का सेवन कर लेना, मिट्टी के कुछ लेपन वगैरह से गर्मी कम कर लेना, ये सब उपाय अनादि से ही चलते आए हैं। तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद ये तो पहले से ही है। नेचुरोपैथी का सिद्धांत है कि टॉक्सिन्स बनते हैं, विषारी तत्व शरीर में होते हैं, उन्हें निकालना होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं और इनके अनुसार इनका इम्बैलेंस होता है। आपने जो भी गोमटसार पढ़ता हो तो नाम कर्म का भेद है, स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म। अस्थिर नाम कर्म में बताते रसादि 7 धातुएं कम अधिक होकर के जीव बीमार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब हमारे जितने भी सिद्धांत हैं ये इसको स्वीकार करते हैं। आयुर्वेद में हम ये बताते हैं कि वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस होकर के बीमारियां होती हैं। देखो दोनों अभी तक अहिंसा पद्धति से चले। अब ये जो एलोपैथिक तत्व है ये पाश्चात्य विज्ञान, जो समझ लो कि जर्मनी है या इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहां से शोध खोज होकर के उन प्राणियों पे और अमेरिकन बॉडीज वगैरह पे जहां जब उनके देश हैं उस पे खोज कर करके नित्य नई जानकारियां लाते हैं। और इनका साइंस है कि कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले इन्फेक्शन जाता है, चाहे जुकाम खांसी हो चाहे कोई भी हो। तो इन्फेक्शन हुआ अर्थात जंतुओं से बीमारी होती है, इसलिए आपको एंटीबायोटिक्स अर्थात उन जंतुओं को नाश करने वाली, उन मारने वाली औषधि का प्रयोग करेगा। कहने का तात्पर्य इनके सिद्धांतों में ही शुरू से हिंसा का मतलब प्रतिकार करना और हिंसा करना, ये इसमें फेनोमेनॉन है। कोई भी बीमारी को ये इन्फेक्शन से ही मानते, चाहे कोरोना हो, चाहे साधारण जुकाम हो, चाहे कोई भी हो। फिर तीसरी बात होम्योपैथिक होती है। तो होम्योपैथिक में उनका जो सिद्धांत है कि भाई कुछ बीमारी हुई है तो उसे बढ़ा करके और फिर शरीर से निकाली जाए, तो होम्यो इस तरह से उनका सिद्धांत होता है। वो उसमें जो प्रयोग करते हैं वो मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं। मदर टिंचर को वो डिराइव करने के लिए वह एक न्यूट्रल अल्कोहल को, जो कि फर्मेंटेशन से ही बनता है अर्थात बैक्टीरियल ग्रोथ के बाद में उनका विकिण्वीकरण होता है, माइक्रोस्कोपीकरण होता है, उनमें 1x 2x ऐसी मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी पोटेंसी होती है। सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत से वे होम्योपैथिक चिकित्सा करते हैं। तो उनका न्यूट्रल अल्कोहल है, वो मदिरा है, नशाकारक, उससे नशा आ जाएगा सो बात नहीं है। जो भी होम्योपैथिक लिक्विड वो ड्रॉप्स वाली दवाई लेता हो ना, उसके मुंह से स्मेल जो आएगी और शराबी शराब पी के आया होगा तो दोनों की स्मेल एक सी आएगी, क्योंकि वह मदर टिंचर जो बनता है वह अल्कोहल, न्यूट्रल अल्कोहल से बनता है। तो बहुत से अल्कोहल के भेद होते हैं, कोई स्पिरिट बेस बनता है, कोई माल्ट से बनता है, कोई अंगूर से बनता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारे लिए शुद्ध पैथियों में एक नेचुरोपैथी और दूसरी आयुर्वेदिक पद्धति ही रही है। अब क्या होता है कि भाई इनके औषधियों का हम आपको एक सच दिखाने वाली टेंडेंसी, अभी मैं कुछ पीपीटीज भी दिखा रहा हूं कि वर्तमान में जो अपन एलोपैथिक वगैरह देखते हैं साधारण सी औषधियां, क्या ये टोटली अहिंसक है या नहीं है, क्या गूगल कहता है। आज के इसमें गूगल ही एक समझ लो सर्वज्ञता जैसे लोगों के लिए प्राप्त हो रहा है। गूगल सर्च पे लोग जितना भरोसा करते हैं उतना भरोसा आगम पे भी कम करने वाले लोग मिलते हैं। तो यहाँ तो हम आपको गूगल सर्च के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कैसे यह एलोपैथिक औषधियों में कोई भी औषधि भक्ष्य होगी या नहीं होगी, तो अभक्ष्य ही निकलती है, और वह कैसे कैसे होता है तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि मध्य मास और मधु, तो ये मध्य मास और मधु के लिए हम अगर बताएं तो प्रायः अधिकांश मेडिसिन जो एलोपैथिक में यूज होती है वह नियम से समझ लो कि मांस के दोष सहित होती है।
और मांस के दोष के साथ होने के कारण वो हमारे लिए अभक्ष्य हो जाती है। मैं आपको एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ। पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय नाम का ग्रंथ है आचार्य अमृत चंद्र देव वाला, उसकी 76 नंबर की समझ लो श्लोक है, संस्कृत में है ना वो, तो वह उसमें बताते हैं कि हमें हमारी श्रावक की भूमिका में किसी भी रूप में त्रस हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए, और स्थावर हिंसा को भी भूमिका अनुसार छोड़ना चाहिए। मैं गाथा ही वो श्लोक ही बता देता हूँ। धर्म अहिंसा रूपम संश्नवन्तोऽपि ये परित्यक्तुम स्थावर हिंसामसहा त्रस हिंसा तेऽपि मुञ्चन्तु। धर्म तो अहिंसा रूप है, अहिंसा धर्म ही पालना है, ऐसा सुनने पर भी जो संपूर्ण अहिंसा को ग्रहण नहीं कर सकते, स्थावर हिंसा मसहा, जो स्थावर हिंसा छोड़ने में असमर्थ हैं, उन्हें त्रस हिंसा तो छोड़ना ही चाहिए। त्रस हिंसा का पाप सबसे बड़ा पाप है। त्रस मतलब द्विंद्रियादय त्रसहा, 2 इंद्रिय से जितनी भी चीजें हैं ये सब त्रसपने को प्राप्त होती है। तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी त्रस का भक्षण नहीं हो। अब ये त्रस्त जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरसेस हैं, ये द्विंद्रियादिक होते हैं। फफूंद तो एक बार एकेंद्रीय वनस्पति कायिक में गिन सकते हैं, लेकिन उस फफूंद के आश्रय से भी त्रस होने में कोई बाधा नहीं है। तो इन सब को जितना हम देखते हैं, तो ये इंग्लिश मेडिसिन जितनी है, एलोपैथिक मेडिसिन, इनमें ये जो जितने भी कंटेंट्स होते हैं वे एनिमल प्रोडक्ट्स वाले आ जाते हैं। और हम इसमें देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे हम विटामिन को ही देखें या किसी प्रकार का भी देखें कि ये मेडिसिन किस तरह से होती है, तो उनकी स्टडीज वगैरह यहाँ पर सब बता रहे हैं कि भाई क्या क्या प्रूफ्स मिलते हैं, और ये आपके सामने आ भी रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि द्विंद्रियादय त्रसा में, ये एलोपैथिक मेडिसिन में पंचेंद्रिय जीवों के बहुत अंगों का, उनके ऑर्गन्स का प्रयोग होता है, और इसमें यह हिंसा का महादोष लगता है। तो इसलिए हमें ये बहुत सावधानी रखना चाहिए। कोई कहेगा कि विटामिन वगैरह की ले लेते हैं तो सब ये फलों से बनते होंगे, कह रहे नहीं, आप देखो सर्च करो सब मालूम पड़ेगा। हम यहाँ पर वीगन्स के हिसाब से देख सकते हैं भाई मेडिसिन सबसे पहले कि भाई कोई भी वीगन अर्थात शाकाहारी, जो आप यूरोपियन सोसाइटीज वगैरह में चलती है ऐसी वीगन, जो गाय का दूध भी नहीं लेना चाहते हैं, वर्तमान में वह उनका पक्ष है कि भाई गाय को भी अत्याचार पूर्वक उसके बछड़ों की टहल वगैरह सेवा करने के सिवाय जो दूध का उत्पादन है वह हिंसा पूर्वक ही है, ऐसी अब जो उनको सुविधा है वो पूरी नहीं मिलती। इसलिए तो देखो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मेडिसिन वगैरह में क्या है कि कोई भी मेडिसिन में जनरली क्या होता है कि इंसुलिन, अमीनो एसिड इन्फ्यूजन और एंटी कोआगुलेंट्स होते हैं। और इवन मेडिसिन बहुत बार डोंट कंटेन एनिमल डेरिवेटिव्स, aren't technically animal free because laws and regulation dictate that medicine must be tested on animals before it's approved for human use। ये है उनका विदेशियों का कानून कि कोई भी औषधि को अप्रूवल करने के पहले जानवरों पर उसका परीक्षण कंपलसरी है, इसलिए वह उसे उस रूप में यूज करना ही चाहिए, मतलब टेस्ट करना ही चाहिए। तो उसमें जानवरों के ऊपर टेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो बेचारे मर जाते हैं, उनको साइड इफेक्ट्स आते हैं, तकलीफ आते हैं। अब आप कहोगे कि भाई मेडिसिन लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्लियर कट कर रहे हैं कि भाई वास्तव में जो एनिमल्स को जो टेस्ट करते हैं तो वो एनिमल्स को उनके नियम से उस बहुत बार तकलीफ हो जाती है, इसलिए वह करनी नहीं चाहिए। फिर हम कहेंगे कि मेडिसिन में अब क्या क्या होता है, तो ये सब आपको गूगल में देखो, अ नंबर ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग टैबलेट्स, इंजेक्शंस, कैप्सूल, क्रीम, मिक्सर, वैक्सीन कंटेन्स एनिमल प्रोडक्ट्स or are animal derived. For example, gelatin is a partially hydrolyzed collagen which is usually bovine अर्थात बीफ, जानवरों के मतलब उसमें बीफ जो है वो समझ लो गोवंश, और पोर्साइन मतलब पिग, ये सुअर, इनके ओरिजिन से ही जिलेटिन का निर्माण होता है। और ये जिलेटिन जो है आप हर टैबलेट पे देख सकते हो, अधिकांश इसमें लिखा रहता है क्लियर कट सॉफ्ट जिलेटिन या फिर हार्ड जिलेटिन। कैप्सूल्स तो जितने भी मिलते हैं
ये सब जिलेटिन वाले होते हैं 99.9%। रस स्टॉक से, चावल के तुष से बनने वाला खाली कैप्सूल ही 2.5 से 3 रुपए का एक पड़ता है, और ये जिलेटिन वाला 5 पैसे से भी नीचे पड़ता है। तो जितने भी आयुर्वेदिक कैप्सूल भी नाम से आने लग गए ना, वो भी जनरली जिलेटिन वाले ही होते हैं, क्योंकि इतना महंगा 2.5 रुपए का ही खाली कैप्सूल पड़ रहा है चावल का तुष का, और भारत में इतने ज्यादा वह लोग सजग नहीं है, तो वह उनको ग्रीन सिंबल भी मिल जाता है। वास्तव में जितने भी कैप्सूल है 99% जिलेटिन से होते हैं। टैबलेट मेकिंग में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अभी आ जाए आगे तो उसमें बताते हैं कि किस किस प्रकार से होते हैं। तो ये पहले एक स्लाइड मैंने जैसे जैसे खोजी वो आ रही है। देखो विटामिन के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोचते हो कि विटामिन फलों से बनते होंगे, अरे भाई ये 200 रुपए किलो वाला एप्पल या जो भी महंगे महंगे फल हो रहे हैं, यह फलों से विटामिन नहीं बनते हैं, ये सस्ते ये पड़ते हैं। हड्डियों का रेट मालूम है, 50 रुपए में 100 किलो, मतलब 50 पैसे की 1 किलो हड्डी मिल जाती है। इतने कत्ल खाने खुल चुके हैं, और इतनी सारी ये मेडिसिन में हिंसा होती है। देखो ये B12 वगैरह के लिए लिखा है, तो कि भाई वास्तव में ये जितने भी विटामिन बनते हैं, ये डेयरी मीट्स, डेयरी एंड एग्स आर पर्टिकुलरली गुड सोर्सेस। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इसमें लिख रहे हैं, क्योंकि ये वीगन वालों के हिसाब से बना हुआ है। तो ये प्राय अधिकांश विटामिन इस तरह से बनते हैं। अपना टाइटल ज्यादा समय नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। तो अब इसमें देखो, ये जो आप बोलोगे पैरासीटामोल वगैरह या बाकी दवाइयों में है ना, इसमें मैग्नीशियम स्टीरेट ये कंटेंट होता है हमेशा। आप किसी भी दवाई में देखोगे, मैग्नीशियम स्टीरेट is the magnesium salt of fatty acid stearic acid, and it has been widely used in many decades in the food industries as emulsifier, binder or thickener, as well as an anti-caking lubricant and release and anti-foaming agent। एक गोली दूसरी गोली से नहीं चिपके ना, तो उसके लिए ये मैग्नीशियम स्टीरेट डालना होता है, इमल्सिफायर, लुब्रिकेंट्स वगैरह। एक पैरासीटामोल की गोली दूसरे पैरासीटामोल से नहीं चिपके, क्या बाइंडिंग एजेंट होता है? तो कह रहे हैं हमारे आयुर्वेद में तो हम गुग्गुल होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो चिपकाने का काम करता है, या गोंद डाल देते हैं हमारे आयुर्वेद में जो भी टैबलेट मेकिंग करने के लिए। इनमें जो चलता है वो इस तरह से, ये समझ लो कि ये एनिमल ओरिजिन वाली चीजें, इसमें बाइंडिंग एजेंट जिलेटिन डालते हैं बहुत से लोग, और नहीं तो फिर मैग्नीशियम स्टीरेट डालते हैं, वो एनिमल सोर्स से निकलता है। देखो ये पैरासीटामोल का ही सिंपल डाल दो अपन, कि डज पैरासीटामोल कंटेन जिलेटिन और नॉट। तो ये लिख रहे हैं कि अगर कैप्सूल शेल है तो वो मेड ऑफ जिलेटिन ही रहता है। और ये देखो टिटेनियम डाइऑक्साइड, आप ये देखोगे ना हर दवाई में लिखा रहता है, ये कंटेंट्स में कलर्स जो बनते हैं, टिटेनियम डाइऑक्साइड, इंडिगो कार्माइन एंड इरिथ्रोसाइन, दीज प्रोडक्ट्स, ये जो साइज वगैरह इनके जो होते हैं ना, ये आप इसका ई नंबर वगैरह डाल के देखोगे तो ये एनिमल सोर्सेस से मिल जाते हैं, इसलिए ये इनका वो है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजें मिलते हैं, ऐसे पैरासीटामोल से लेके हम साधारण सी औषधि वगैरह में भी देखते हैं, तो इस तरह बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो देखो अपने इसमें सबसे पहला मैंने जैसे बताया कि अपना सिद्धांत है कि मांसाहार छोड़ना है। तो एलोपैथिक मेडिसिन में तो बेस से ही समझ लो, मैंने तो पैरासीटामोल के ही भी इधर दे दिए, और समझ लो कोई भी ABCD वाली भी एलोपैथिक मेडिसिन है वह त्रस हिंसा सहित ही है। अब पुरुषा सिद्धि उपाय में 68 नंबर की गाथा है, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई मांस सूखा हुआ हो, फौलता हुआ हो, या किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे जो हमें जैन दर्शन वाले हैं, अहिंसा धर्म वाले, वे खादती या स्पृशति, मतलब खाना भी नहीं है और छूना भी नहीं है, इतना कट्टरता से निषेध दिया है। उसमें दिया ना 68 नंबर की वो है श्लोक, आमाम वा पक्वाम वा, आमास्वापी पक्वास्वापी विपच्यमानासु मांसपेशीसु सातत्योनुत्पाद तज्जातिनाम निगोतानाम। कि मांस अगर कच्चा हो, खोलता हुआ हो, या पच्यमानासी पक्वास्वापी पक गया हो, तो भी सातत्योनुत्पाद तज्जातिनाम निगोतानाम, उसमें उसी जाति के, अब जाति कौन सी होती है जैन दर्शन में? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये है जाति नाम कर्म के भेद। तो पंचेंद्रिय जीव का मांस है तो उसमें पंचेंद्रिय जाति के सम्मूर्छन जीव पैदा होते रहते हैं और वे निरंतर मरते रहते हैं। तो इसलिए उसमें दिया है क्लियर कट आगे की 68 नंबर की गाथा में कि भाई आमाम वा पक्वाम वा स्पृशति वा खादती पिशित पेशिम सनिहंति निचितम जीवम बहुजीव कोटि नाम। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आमाम वा पक्वाम वा
खादतीय स्पृशति वा पिशित पेशिम स निहंति सतत निचितम पिंडम बहुजीव कोटिनाम। क्या अर्थ है कि जो कच्चा या पका या सूखा किसी भी रूप में, खादती मतलब खाता है और स्पृशति मतलब छूता है, तो वह निरंतर उसमें उत्पन्न होते हुए जीव पिंडों का सतत निचितम बहुजीव कोटिनम, अनेक कोटियों के जीवों को छूने मात्र से वे मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह हमें मांसाहारी औषधियों से हमेशा बचना चाहिए। मैं तो लोगों को कहता हूं कि आपने वर्ष भर उपवास किया, वर्ष भर संयम पाला, ब्रह्मचर्य आदि का आलंबन लिया, तो भी अगर आप ऐसी कोई औषधि जो आपके जानकारी में नहीं है और अज्ञानतावश भी ऐसी मांसाहार की औषधि खाने में आती है, तो आपका वह संयम नष्ट हो जाता है। क्योंकि जैन दर्शन में मूल कहे गए अष्टमूल गुण, मूल के बिना ऊपर के सब बड़े बड़े व्रत नियम संयम यथार्थता को प्राप्त नहीं होंगे। और यह भी सिद्धांत है कि आपने प्रथमान योग में सुना होगा कि कौवे का मांस, आप कहोगे हम शौक के लिए नहीं खा रहे साहब, हम तो जरूरत पड़ी मेडिसिन की इसलिए ले रहे हैं, तो वह उचित नहीं है। तो इसलिए वह कौवे का मांस थे। खदिरसार भील जो बाद में श्रेणिक राजा बनता है, तो वह उसने कौवे का मांस छोड़ा था और वैद्य ने उसको औषधि के लिए कौवे के मांस खाने की प्रेरणा दी। तो उसने बोला मैं मर जाऊंगा, ये नियम नहीं तोड़ूंगा। और फिर बाद में जब वह पूरी घटना पढ़ने के बाद में उसने संपूर्ण रूप से मांसाहार का त्याग कर दिया था मरने के पहले, और फिर वह वैमानिकों में पहले देव, स्वर्ग में देव बनके और फिर वहां से श्रेणिक राजा बनके जन्म हुआ था। कहने का तात्पर्य औषधि के निमित्त से अगर मांसाहार आता है, भले हम स्वाद के लोलुपता से नहीं खा रहे, लेकिन वह हिंसा तो हिंसा ही है। जब भील जैसा व्यक्ति भी कौवे का मांस या औषधि में मांसाहार नहीं लेता है, तो हम तो उससे कई गुना जागरूक हैं, तो हमें औषधि का मांसाहार छोड़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर मूल बेस है कि मांस बहुत सारी औषधियों में आता है। आयुर्वेद में भी औषधियां हैं हमारे, इसमें 3 सिद्धांत चलते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य उसे कहते हैं कि आपको मांस बढ़ाना है शरीर में तो मांस खाइए, ये आयुर्वेद कहता है। फिर गुण सामान्य कहते हैं कि आप मांस नहीं खाना चाहते हो ना, तो मांस खाइए। मांस मतलब उड़द, उड़द में भी वही गुण है जो मांसाहार में होते हैं, तो मांसाहार की ताकत आपको उड़द से मिल जाएगी। तीसरा, आपको मांस भी नहीं खाना है, मांस मतलब उड़द भी नहीं खाना है, तो आप कर्म सामान्य, आप ऐसी एक्सरसाइज करें, ऐसी मूवमेंट्स वगैरह कुछ करें कि जिसकी वजह से आपका मांस शरीर में बढ़े, तो कर्म सामान्य मतलब व्यायाम आदि करने से यह शरीर के मसल्स वगैरह बनते हैं और उनकी वृद्धि होती है। तो कहने का तात्पर्य आयुर्वेद में भी वानरी गुटिका है, लघु मालिनी वसंत वगैरह ऐसी हैं जिसमें कुक्कुटांड त्वक का प्रयोग किया जाता है। कुक्कुटांड मतलब क्या, मुर्गी के अंडे का जो व्हाइट हिस्सा है उसका, और वानरी गुटी वगैरह में बकरे के अंड कोशों का प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी मांसाहारी औषधि हो जाती है। अब जैन दर्शन के अनुसार हम अनुपसेव्य अभक्षों को देखें तो आयुर्वेद में अधिकांश औषधियां गोमूत्र में शुद्ध की जाती हैं, गोमूत्र में डिराइव की जाती हैं। गोमूत्र से अनेक स्वास्थ्य के लाभ बताए जाते हैं। यद्यपि वह गोमूत्र अब गायों को जैसा पहले जीवन मिलता था, पहाड़ों पे घूमना फिरना और भरपूर हरा चारा वगैरह नहीं रहा, लेकिन वह अनुपसेव्य अभक्ष होने से बहुत सी औषधि है, आरोग्य वर्धिनी वगैरह फ्रंटलाइन मेडिसिन है, चंद्र प्रभावटी वगैरह बहुत सी गोमूत्र में बना देते हैं लोग बाग। तो क्योंकि फ्री में मिलता है, सस्ता मिलता है, जिसके सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो यह आपको जरूरी है कि जैन वैद्य के माध्यम से कौन सी औषधि कौन सी इसमें बनवाई है। हमारे फैक्ट्री वालों को हमको देना पड़ता है निवेदन कि आप गोमूत्र वाली मत दो, आप त्रिफलाक्वाथ वाली ले लो या नीम स्वरस वाली ले लो, नीम के रस वाली, तो वह उस रूप में बना देते हैं। तो कहने का तात्पर्य आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी हिंसक जितने भी आसव अरिष्ट गीली औषधियां हैं सब अभक्ष हैं एक लाइन में, क्योंकि उसमें वह फर्मेंटेशन होकर के बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। द्विंद्रिय इल्लियां पे बनती है उसमें आसव अरिष्ट में, उसे सुराबीज बोलते हैं। और आसव अरिष्ट के लिए उसको फर्मेंटेशन के लिए डालते हैं, फिर उसको निकाल के दूसरी टंकी में रख लेते हैं और फिर बाद में वह उसका उबाल करके, हम तो फैक्ट्री वगैरह देख के आए, आप भी कभी बने तो जरूर देखना फैक्ट्रियां कि कैसे बनती है गीली दवाइयां। तो वो सब इल्लियां वगैरह को अलग करके फिर उबाल के फिर उसको फर्मेंटेशन किया जाता है और उसमें वो गलते रहते हैं, सेल्फ फर्मेंटेशन होता है। जैसे अचार होता है ना, अचार में 24 घंटे बाद में कुछ न कुछ अंश में जीव होते हैं जो अपने आंखों से नहीं दिखते,
फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जैसे जैसे पुराना होता है तो फफूंद दिखने लगेगी, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे कंचल वाले कीड़े दिखने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना पुराना होता है उतना उसमें जीवों की उत्पत्ति 101% होती है। साइंस स्वीकार करता है। जितने भी ये पेप्सी वगैरह, माजा वगैरह जो आते हैं ना, ऐसे ये सब ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें 50,000 बैक्टीरिया पर क्यूबिक मिलीमीटर परमिसेबल होते हैं। FPO, मैंने भी पहले ये शरबत वगैरह बनाए थे बहुत पहले, जो आदरणीय कल्पना दीदी के सलाह के बाद मैंने त्याग कर दिया, बनाना भी छोड़ और अब बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। मैंने च्यवनप्राश भी बनाया। च्यवनप्राश होता है, उसमें भी 24 घंटे बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, सेल्फ फर्मेंटेशन, उसकी मर्यादा 24 घंटे की रहेगी। और बहुत से च्यवनप्राश में तो सीधे सीधे कर्कट श्रृंगी डलती है। कर्कट श्रृंगी वो कोष होते हैं, मतलब जीवों के समूह होते हैं, तो वह अभक्षय हो गया पूर्ण रूप से। कहने का तात्पर्य यह है कि औषधि में भी बहुत सारी जीव, लाख क्या है, लाख मतलब 1 लाख कीड़ों का समूह, लाख ही नाम है उसका, तो वह लाखों कीड़ों का समूह होता है। लाख लाख की चूड़ी पहन लो, चाहे लाख के हमारे औषधि में प्रयोग होते हैं, लाक्षादि गुग्गुल वगैरह, तो ये सब हिंसक होते हैं। हमें यह अपने जीवन में जीव दयामूल सिद्धांत होना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई सब दवाइयां बंद कर दी तो फिर स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो उसके नेचुरल उपाय बहुत सारे हैं हमारे पास में। ये हवा, पानी, अन्न और धूप, ये 4 चीजें अपने को चाहिए। जिनके घरों में धूप नहीं आती, छोटा सा 2 मिनट में मैं अपना फिनिश कर रहा हूँ, फिर आपको प्रश्न पूछने के सब अवसर दे रहा हूं मैं। तो इसमें क्योंकि मैंने ये तो बता दिया ये दोषी है वो दोषी है। देखो, हम हवा चाहिए, 1 हवा 100 दवा। आप एक ये भी एक देख लेना, आप मेरे चैनल पे डॉक्टर दीपक जैन वैद्य नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें मैंने 100 से अधिक घरेलू नुस्खे दिए हैं। बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा हम आराम से कर सकते हैं। 3 पुस्तकें हैं मेरी, बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे, इसमें घरेलू नुस्खे हैं। दूसरा इससे एक्सरसाइज से, तीसरा फिर बाद में ये सब जो नेचुरोपैथी वाले निसर्गिक चीजें, इनसे हो जाता है। देखो, हवा है, पानी है, धूप है, आहार विहार, ये 5 चीजों से आप हमेशा बिना औषधि के स्वस्थ रहोगे। जैन चरणान योग का अगर आप पालन करते हो, अष्टमूल गुण के साथ में आप अगर षट आवश्यकों का पालन करते हो, तो गारंटी है कि आपको कोई बीमारी जीवन भर नहीं होगी। फाइनल ईयर BAMS में मेरी एग्जाम लेते हुए एक हमारे एग्जामिनर ने मेरे से पूछा, बोले तुमको पता है टाटा मेमोरियल रिसर्च का एक रिसर्च पेपर है, बोले उसमें यह सिद्ध किया गया कि सबसे कम बीमारियां कौन सी, डायबिटीज, कैंसर और ब्लड प्रेशर, ये 3 बीमारियां जैन समाज में सबसे कम पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? तो बोले तुम्हारा ये जो मंद कषाय में सब षटावश्यक जो अपना जीवन का है अभिन्न अंग है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय वगैरह, और साथ में ये मध्यमास मधु का कट्टरता से त्याग, दृढ़ता से त्याग, बोले ये इनके त्याग के कारण ही जैन समाज सबसे स्वस्थ पाया जाता था। अब धीरे धीरे, वो 1993 की बात बता रहा हूं मैं, अब धीरे धीरे जैन समाज भी शिथिल होते जा रहा है, तो ये खान पान से सब चीजें आने लग गई। तो ये देखो, अपन हवा बराबर लो, देखो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, चारों प्राणायाम आपको सीखने जरूरी है। और कोरोना काल में जिनको ऑक्सीजन लेने की कला रही, वे बिल्कुल परेशान नहीं हुए, श्वास बिल्कुल नहीं रुकती उनकी, और बिल्कुल सही रहे। पानी का भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। हर पानी में जादू होता है। आप अपने 52 गजा या और भी सम्मे शिखर वगैरह पहाड़ी क्षेत्र के वनस्पतियों के झरने से झरते हुए जो पानी कुएं में आता है, उसको छान करके और यथोचित जीवानी दे करके लेते हैं, तो सब औषधि तत्व आपके शरीर में मिलते हैं। पानी भी एक औषधि होती है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, अपना समय इसमें पूरा नहीं, इनके तो मैं एक लेक्चर लेता हूँ कि जिनके 1 घंटा सब चीजें धूप के ऊपर वगैरह। 90 ये विटामिन डी का रिसर्च आ गया, जिनका विटामिन डी अच्छा रहता है उनको कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कभी उनको कोरोना नहीं हुआ। ये भी लिखा ना कि भाई विटामिन डी का रेशो जिनका अच्छा था उनको कोरोना नहीं हुआ। ये सब रिसर्च है, मेरे कोरोना के भी लेक्चर चैनल पे दिए हैं, तो ये सब बहुत सारी जानकारी आई। तो ये धूप लेने का समय दिया है सुबह 7 से 9 और 9 से मैक्सिमम 1 बजे तक। आपको 20 मिनट्स मिनिमम धूप लेना है। कैसे लेना है? 40% हिस्सा खुला होना चाहिए, पीठ के मेरुदंड का हिस्सा खुला होना चाहिए। पीठ चमड़ी पे धूप आएगी तो विटामिन डी बनेगा। आप मोटे कपड़े पहन के लेंगे तो ताप ही हुआ। तो आपको ये महिलाओं को शील की सुरक्षित स्थिति हो, ऐसे रूप में पीठ खुली रख करके और ये लेना चाहिए, क्योंकि जोड़ों के दर्द महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। घर में धूप आनी चाहिए, नहीं आ पा रही धूप तो छत पे लो 20 मिनट के लिए।
और जिनके घरों में धूप अच्छी आती है उनके जोड़ों के दर्द वगैरह नहीं होते। और मुनिराज को ये देखो आतापन योग के कारण रेसिस्टेंस, सबसे अच्छे स्वस्थ कौन रहते हैं? मुनिराज, क्योंकि निरंतर उनको धूप का सेवन सर्वांग से मिलता ही मिलता है। फिर ये खाने पीने के सब चीजें दिए, किस तरह कैसे खाना पीना ये सब करना चाहिए, ये सब अन्न का भी है, विहार का भी। इसमें विहार में देखो आपको 5 से 7 किलोमीटर 50 साल के होने के बाद में आपको, अगर आप 30 मिनट तक रेगुलर चलते फिरते हैं, उचित एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं 5 से 7 किलोमीटर, तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। जिंदगी भर एक भी गोली नहीं लेनी पड़ेगी, ये गारंटी है। और छोटी मोटी चीज होगी तो वो अपने आप ही सही हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर अपनी नियमित दिनचर्या रखते हैं, मन में अगर स्ट्रेस नहीं पालते, देखो ये एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिनको भी थायराइड हो रहा है, जिनको भी डायबिटीज हो रही है, बीपी हो रहा है, सबका एक ही कारण है, मानसिक क्लेश, टेंशन। और हमारा जैन दर्शन टेंशन को रिलीज करने के लिए स्वाध्याय, धर्म ध्यान, जैन पूजा, देव उपासना, गुरु उपासना, संयम, ये सब चीजें देता रहता है। तो इसलिए टेंशन रिलीज होना बहुत जरूरी है। जिनको टेंशन नहीं है वो 81 साल में भी 18 साल जैसे युवा रहेंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट अभी भी आते हैं जो 91 साल के हैं और 19 साल जैसे जवान है। और मैं बहुत बार बिना पूछे उनकी एज लिखता हूँ, तो लिख देता हूँ 62 साल के। तो बोलते हैं भैया मैं 92 के आसपास हो रहा हूँ। इतने स्वस्थ और मस्त दिखते हैं। इसलिए बिल्कुल आपको बुढ़ापा या कोई दुखद कारण नहीं है। जिनका जवानी का संयम है, अच्छे से खान पान और स्ट्रेस फ्री जीवन है, उनके हार्मोन्स कभी कम नहीं होंगे, कभी थायराइड नहीं होगा, कभी बीपी नहीं होगा, कोई चीजें नहीं होगी। खुश रहना, हमेशा संतुष्ट रहना, ये सब गुण है। इसलिए हम सबको यही सलाह देते हैं कि आप इनके माध्यम से हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो कुछ संक्षेप में मैंने चर्चा बताई, काफी देर हो गई है। अब आप मुझे प्रश्न पूछते जाओ तो आपको भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा और रोचकता भी अपने को बनेगी। हाँ, पूछते जाइए, आपके क्या क्या प्रश्न हैं? हाँ पंडित जी, वो आपने भी बीपी, शुगर और ये सब बीमारियों की बात की। तो अभी आजकल सब घरों में ऐसे पेशेंट्स मिल जाते हैं जिनको ये रहती हैं और उनकी रेगुलर दवाइयां बंधी हुई हो रहती हैं। तो इन दवाइयों से कैसे बच सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये तो सबसे बड़ी बात है कि एलोपैथिक वाले बोलते हैं कि बीपी की दवाई एक दिन भी बंद नहीं करना, डायबिटीज की नहीं छोड़ना। तो हम कैसे छोड़ें? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अब हमें समझ में आ गया कि साहब ये चीजें, एक तो सबसे पहला सिद्धांत है मानसिक क्लेश के कारण निदान परिवर्जन चिकित्सा, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आपको निदान परिवर्जन मतलब कारण को छोड़ना है। और इनका एक ही कारण है, स्ट्रेस, चिंता, अनावश्यक चिंता। लोग कहते हैं मैं कोई चिंता नहीं साहब। मैं बोलता हूँ चिंता तो बिना जीवन ही कैसे होगा। 9 बज गए और 9:05 आपको 9 बजे पहुंचना था और 9:05 घर पे ही हो गए, तो जो स्थिति बनती है उसका नाम है चिंता। ऐसा नहीं किसी फाइनेंशियल क्लेश ही वो होता है, या कोई रिश्तेदारी का ही संबंध कम ज्यादा होना, वही टेंशन होता है। ये किसी ने हमें बोल दिया कि भाई आप ये काम कर रहे हो, तुम्हें काम करना ही नहीं आता, अब वही हमारे मन में लग गया। किसी ने कुछ बोला और मन में चुभा लेना, ये सबसे बड़ा क्लेश होता है। और इसके कारण फिर अनेक प्रकार के अपने हार्मोन्स जो शरीर में है जितने भी, देखो ब्रेन में चाहिए ये डोपामाइन, सेरोटोनिन, 2 हार्मोन्स होते हैं जो प्रसन्नता के निमित्त माने जाते हैं। और ये थायराइड, थायरोक्सिन गले की ग्लैंड से होता है। तो ये इसका भी बैलेंस चाहिए, नहीं तो सब सिस्टम गड़बड़ाते हैं। इंसुलिन होता है अपना पैनक्रियास से, लीवर के बिलिरुबिन वगैरह होते हैं। ये सब बैलेंस स्ट्रेस फ्री रहने से सही रहते हैं। तो आपको सबसे पहले बीपी डायबिटीज वालों को स्ट्रेस फ्री हो जाओ। दूसरा, आपको अब दवाई छोड़नी है तो धीरे धीरे छूटेगी भाई, आपकी एकदम से नहीं छोड़ सकते। उसका डोज अगर 20 mg का है तो 10 mg पे लाओ, फिर 5 mg पे लाओ, फिर 2 पे लाओ, फिर अल्टरनेट डेज में लो। उसके लिए आपको बार बार ये चेक भी करना चाहिए कि मेरा बीपी शूट तो नहीं हो रहा है एकदम से, किस तरह से शूट हो रहा है। नमक कम करो, नमक अगर ज्यादा लेते हैं तो। मेन तो स्ट्रेस से संबंध रखता है, दूसरा लाइफस्टाइल से संबंध रखता है कि अगर आपके खाने पीने में बहुत चिकनाई आ रही, नमक ज्यादा आ रहा है, तब नमकीन वगैरह खा रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। मतलब उसका निदान परिवर्जन और उचित परहेज। मैंने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की औषधि छुड़वाई है, बीपी की भी औषधि, उनका चेक करते हुए बीपी वगैरह सामने, हर 7 दिन में नाप लो, 5 दिन में नाप लो, लक्षण बता दिए कि भाई घबराहट होगी, पसीना पसीना हो गए, चक्कर आएंगे, बेचैनी लगेगी, तो समझ लो बीपी कुछ चेंज हो रहा है, तो आके तुरंत नपवाना। तो देख लेते हैं।
तो उस हिसाब से आयुर्वेदिक औषधीय योजना कर देते हैं, तो उससे वह धीरे धीरे छूट जाता है। कोई दिक्कत नहीं है छूटने, जो जागे सो सवेरा, जब जागे तब सवेरा। तो इसलिए छोड़ सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से, और उसका साथ में मॉनिटर करके, वॉच रखते हुए, तो उससे वो छूट जाएगा। नेक्स्ट। शुरू में आपने रक्तदान की भी बात की थी, तो रक्तदान देना, अंगदान देना या रक्त चढ़वाना उचित नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, जैन दर्शन के अनुसार बादर निगोदिया जो हमारे शरीर में होते हैं, भाई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल आयु आण पाणो, या ये श्वासोच्छ्वास प्राण है ना, ये नाक से श्वास हवा ले रहे वो नहीं है, ये तो नाड़ी की फड़कन है। ये जो हमारा खून का बहना होता है ना, इसे एक श्वास कहते हैं। श्वासों में हमारी आयु अलॉटमेंट होती है, श्वास के साथ में चलती रहती है, श्वास श्वास में सुमरन कर ले ले प्रभु का नाम, इसलिए कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड में बहुत सारे हमारे इसमें बादर निगोदिया जीव होते हैं, बहुत सारे वो अनेक अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। ये शरीर जो अपना है ना, ये सभी साधारण जीव कहो, एकेंद्रिय तो साधारण है ही, बाकी त्रस जीवों को पेट में हमारे लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो 2 इंद्रिय होते हैं। बहुत से लोगों के पेट में लंबे लंबे हुक वर्म, टेक वर्म, राउंड वर्म ऐसे कीड़े हो जाते हैं, वो भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे जीव रहते हैं। तो ये खून चढ़ाना वगैरह, भले हम ABCD उनके ग्रुप देखते हैं और सब वो ग्रुप वगैरह देख के करते हैं, और फिर भी उसमें अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो कोआगुलेशन, आपस में गांठ बन के और आदमी मरने की तरफ जाने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एलोपैथी भी स्वीकार करता है कि वो एक का दूसरे में पूरा सेट होना मुश्किल होता है, फिर भी चलता है वो जितना सेट करते हैं वो लोग। लेकिन इसमें द्रव्य प्राण और भाव प्राण, इनका अगर हम देखते हैं तो दोनों की हिंसा होती है, जीवों का घात होता ही होता है। इसलिए खून नहीं चढ़ाना और खून देना भी नहीं, ये दान तो है ही नहीं। दान की क्रिया किसको दे रहे हैं, पात्रदान, मुनिराज, श्रावक, हारिका, इनको पात्रदान कहा जाता है। ये खून लेते ही नहीं है। अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा में बताता हूँ, दृष्टवा परम पुरस्तादशनाय साम कुक्षिमायंताम निज मांस दान रभसाद अलभनियो न चात्मपि। सामने कोई शुद्धातुर को देख करके अपना मांस भी उसे दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह हिंसक होने से, जीव हिंसा 4 प्रकार की है ना उसमें, विधि, द्रव्य, दातृ और पात्र, इन चारों को देखकर दान दिया जाता है। तो वो जो कहानी आती है ना कि भाई एक पीछे पीछे का, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में आता है कि कबूतर के पीछे पीछे गिद्ध आया, फिर बोले कि भाई हमें इतना जितना ही मांस दे दो। तो वहां पर शांतिनाथ भगवान मेघ कुमार को, उसमें पूर्व भाव में धनरथ तीर्थंकर, उनके पुत्र थे मेघरथ चक्रवर्ती, और ये मेघरथ के पास में वह कबूतर आते हैं देव परीक्षा करने के लिए। तो बोलते हैं भाई मैं तुझे मांस नहीं दूंगा, मांस देने की वस्तु नहीं, रक्त देने की वस्तु नहीं, अंग देने की वस्तु नहीं है, और ये देकर के किसी को नहीं बचाना, क्योंकि इसमें नियम से हिंसा जीव राशि की होती है। इस प्रकार समझना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए रक्तदान या रक्त ग्रहण करना यह श्रावक की भूमिका में उचित नहीं है। हमें हमेशा संयम रत्न को संभालना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। प्रश्न है। फीवर के, हेडेक के, जो डेली की प्रॉब्लम्स रहती है, फीवर, हेडेक, इनके लिए क्या औषधि प्रयोग करें? ऐसी पेट में स्वेलिंग होना, एसिडिटी बनना, ये जो आए दिन बीमारी रहती है, इनका क्या उपाय है? इनके लिए मेरा चैनल देख लो, उसमें सब दिए हैं। हेडेक का वीडियो दिया है, फीवर का दिया है, जीरा सौंफ लेकर के आप गैस, एसिडिटी, पेट की तकलीफों से इनको सेक करके इक्वल क्वांटिटी में, ये सब छोटे छोटे वीडियो 2-2 मिनट के मैंने अपने चैनल पे दिए हैं। तो ये सब बीमारियों पे इजीली घरेलू नुस्खों से ही बच जाएंगे, खाने पीने की पद्धति से बच जाएंगे। इनमें कोई औषधि की जरूरत नहीं होती है। आज तो ऐसे लोग हो गए हमारे पास में कि वो बोलते हैं उसको, बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हुई तो सीधा सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। वो एक तो इतनी सारी जांचें लिखता है, और इतनी जांचें हो गई कि कुछ ना कुछ कम ज्यादा निकलता ही निकलता है, और निकलने के बाद वो औषधि शुरू हो जाती है, और फिर उसकी जीवन भर चलती है, और फिर वह उस औषधियों के साइड इफेक्ट के कारण वो बीमारी को प्राप्त होने लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें औषधि जीवन भर नहीं लेना पड़े, ये भूमिका बनाने के लिए उचित खान पान और श्रावकाचार के अनुकूल आचरण से हम सुरक्षित रह सकते हैं। घरेलू नुस्खों का पालन करके भी स्वस्थ हो जाते। नेक्स्ट। और जो इनके
पंडित जी के जो YouTube चैनल का लिंक है वो भी आपको चैट में शेयर कर दिया गया है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं, हम एक एक करके प्रश्न लेते हैं। वंशिका जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मुझे है ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अति से ज्यादा। उसके कारण अल्सर भी हो चुका है और पेट में स्वेलिंग भी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इलाज में 2 साल से आयुर्वेदिक कर रही हूँ, पर एसिडिटी के लिए फर्क मैंने नहीं। जैसे बताया ना, हाँ हाँ, अल्सर, हाँ देखो इसमें औषधि तक पहुंच गई आप तो। इसमें ये रहता है सबसे पहले कि भाई अल्सर एसिडिटी का कारण क्या है, कि भाई लीवर फंक्शन की कमजोरी होने से या आंतों की गति चेंजेस के कारण होता है। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो साधारण घरेलू नुस्खे देख लो आप, सौंफ, जीरा और धनिया तीनों का इक्वल रेशियो लो और इनको आप सेक करके रेगुलर भोजन के बाद लो। इससे आपको बहुत कुछ राहत मिलेगा। अगर अल्सर बन रहे हैं तो आपको ये ठंडी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे नारियल का सेवन सबसे अच्छा लाभकारी रहेगा, और नारियल पानी जितना पी सकते हैं, ये दोनों चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और तीसरा ये कि खाने पीने में तेज मिर्च मसाले गर्म चीजें खाई नहीं पाती होंगी वैसे भी, इनको अगर आप ध्यान पूर्वक छोड़ते हैं और बाकी या तो पूरा ही समय आप ये अन्न भी थोड़ा कुछ दिनों के लिए कम करके फल सब्जी और रसाहार पे ही रहते हैं, तो ये अल्सर वगैरह इमीडिएट कवर हो जाएंगे। दूध बराबर मिलता है अंतर मुहूर्त का, तो दूध का सेवन करो, अल्सर के लिए फायदा करेगा। इलायची डाल के लो दूध में, अगर दूध से भी गैस बनती है तो ये काम करेगा। और बाकी अपना जो जामन के बिना जो नरेटी और चांदी के सिक्के से अगर आप या समझ लो बादाम के छिलकों से जो दही जमाते हैं, उस दही में जो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं रहती है और नहीं रहने के कारण वह अपने बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। और वह दही छाछ भी आप अगर लेते हैं तो अल्सर एसिडिटी गैसेस में फायदा करेगा। नेक्स्ट जी अगला प्रश्न वंदना जी आप। जय जिनेंद्र, बोलिए। मैंने आपका मेरे को कोलेस्ट्रॉल है और मैंने आपका वीडियो सुना है। उसमें आपने खाना खाने के बाद बोला था मेथी लेने के लिए। तो वो मेथी कैसे लेनी है? वो पानी में लेना है कि पाउडर में लेना है? मतलब लोग अलग अलग तरह से लेते हैं ना, तो गर्मी सर्दी कैसे लेना है वो? देखो सर्दियों में तो मेथी को सेक करके चूर्ण करके ले लो तो भी चल जाएगा। गर्मियों में मेथी दानों को भिगा करके और फिर बाद में उन फूलने के बाद, मतलब भिगाने में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी को उबाल के ठंडा करना है ताकि 24 घंटे तक उसको आप यूज कर सकें। तो पहले दिन शाम को आप उसको पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें 1 चम्मच मेथी डाल दो, और डालने के बाद में उसको आप सुबह अपने भोजन के दौरान उसे ले सकते हैं, चबा करके खा लीजिए, वो पानी भी पी लीजिए, कोई नुकसानदायक नहीं है, तो वो बेनिफिट करेगा। इसके सिवाय कोलेस्ट्रॉल के लिए वो नींबू पानी वगैरह मैंने बताया ही है। गुनगुने पानी में अगर आप नींबू जितना पी सकते हैं वो बहुत पॉजिटिव काम करता है। और ये वॉकिंग वगैरह सब चीजें जरूरी है। वो मेथी एक ही बार लेना है खाने में? मतलब दिन में कितनी बार लेना है वो? एक ही बार लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। मेथी गर्म करती है तो 1 चम्मच मात्र ही सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट विज्ञा जी गुलबर्गा से। हेलो। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। हाँ, वो पेट साफ की प्रॉब्लम बहुत रहती है। कोई भी चीज दवाई लो जब तक आराम रहता है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम बन जाती है। और आपका सुन के तो ऐसी इच्छा हुई कि जिनवाणी में जितनी भी बातें लिखी सभी मान लो, और जो आप बोल रहे हैं वो भी पूरी मान लो, लेकिन चाहे तो भी कर नहीं पाते। हाँ देखो पेट साफ नहीं होता है तो रफेज फाइबर्स वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी है आपको। आप खीरे टमाटर इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करो। लौकी गिलकी तुराई ये सब्जियां बहुत अच्छे से रफेज वाली होती हैं। आप जितनी भी फलियां आती हैं, फ्रेंच बीन्स है, मटर है, गवार है या शेम फली है, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। रोटी 2 की जगह 1 कर दें, लेकिन सब्जी का रेशो डबल कर दें, तो इनसे आपका पेट साफ रहने लग जाएगा। ओवरऑल पानी ज्यादा पियो। इसके सिवाय ये है कि समझ लो कि वज्रासन में बैठना और थोड़ा वॉकिंग करना, ये बहुत अच्छा काम करता है।
गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़ के लेंगे, उससे भी वह पेट साफ होने लग जाएगा। वह शाम के समय ले सकते हैं, सुबह सूर्योदय के 48 मिनट बाद में मंदिर वगैरह से आके ले सकते हैं। कोई कंपल्सरी रात्रि में लेना है, सुबह उठते ही लेना है, ऐसा नहीं है। आप मंदिर से आके आधा पौन घंटे बाद, मतलब भोजन करने के पहले भी ले सकते हैं नींबू का गर्म पानी में रस निचोड़ के। वह बेनिफिशियल बहुत सारा देखा गया है, वो उसे कर लेना चाहिए। वो कब तक डेली करना है क्या उसको? हाँ, ये चीजें कुछ दिन लगातार करो, फिर बाद में जैसे नहीं रहा तो गैप करने लग जाओ, ठीक होते ही। कंपलसरी नहीं हमेशा ही करना है। हाँ जी, धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद भैया जी। विलास जी। हेलो जयेंद्र, हम्म। आम्हे के प्रोडक्ट्स लेने गया है क्या? कौन से? आम्हे आम्हे एमवे में वो हरा निशान लाल निशान देते हैं, वो लोग उसमें जागरूक हैं, तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स लाल निशान वाले होते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना। और जो आपको हर्बल लगते हैं तो वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। करुणा जी। बंद कर दे। जय हिंद भाई साहब। मेरे दो प्रश्न हैं। एक है कि जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी दवाइयां हम लोग एलोपैथी की नहीं लेते, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी को वीकनेस है, ड्रिप चढ़वाने चले जाते हैं ग्लूकोज की, या इंजेक्शंस ले लेते हैं, तो क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी। देखो, ड्रिप जो होती है ना, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसमें बहुत सारे पोटेशियम वगैरह के जो डेरिवेशन होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट से होते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे विटकोफॉल है या विटामिन B12 के इंजेक्शंस होते हैं या बिकोसुल वगैरह, ये सब एनिमल डिराइव्ड होते हैं। तो इनको ये सब उसमें ड्रिप्स वगैरह में फटाफट डाल दिए जाते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि हमने मुंह से तो खाया नहीं, तो ये सब हमें मानो कुछ सीधी सादी चीजें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है। आपको ड्रिप चढ़ाने की नौबत कब आती है? जब आप मुंह से लेने में पूर्णतया असमर्थ हो जाएं। तो हमारे लिए ऐसी नौबत आती ही नहीं है जीवन भर में। तो आप मुंह से अगर नमक चीनी का घोल ले रहे हैं, या किसी प्रकार से ये अनार का रस है या जूस वगैरह ले रहे हैं, वो सलाइन जैसा ही बेस्ट बेनिफिशियल काम करेगा। इसलिए बिल्कुल सलाइन चढ़ाने की या ड्रिप चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती है। मुंह से लेना चालू रहना चाहिए। कदाचित कोई बेहोश हो जाता है और एकदम से होता है, तो थोड़ी देर बाद अपने आप होश आता है, उसको पानी छिटकारे मारो, थोड़े हाथ पैर रगड़ो, ब्लड सर्कुलेशन सही करो। तो ऐसा नहीं कि बेहोश हो गया मतलब मर जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी किस कारण से हुआ ये देखने की बात होती है, संभाल के रहना चाहिए। ऐसे हमें स्टंट बाज तो बनना नहीं है कि गर्मियों में जा रहे हैं और बिल्कुल ही तेज उसमें लू में घूमते रहे, या सर्दियों में निकल रहे और जानबूझ के सहनशीलता नहीं है और फिर भी उचित सर्दी से बचाव का साधन नहीं रखें। तो ये सब चीजें उचित रूप से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कभी सलाइन या ड्रिप चढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। स्पष्ट ही है भाई साहब। इसमें जैसे इंजेक्शंस बता रहे हैं आप, तो ये कुत्ता बंदर वगैरह कई बार काट लेते हैं लोगों को, तो इनका भी कोई सब्स्टिट्यूट होता है? इसमें ये लोग एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कुत्ते ने काटा तो उस जगह पे तुरंत ही, अगर ऐसा है ना, ये मधुमक्खी काट ले तो वो चाबी घिस के लगा लो। कुत्ते ने काटा हो तो शायद मिर्च का लगा के और उस पे किए जाते हैं। ऐसे बहुत से ग्रामीण उपचार चलते हैं। कुछ उपचार मैंने अपनी किताब में संकलन में देख करके लिखे हैं, तो ये इसमें कर लेते हैं। और बाकी ऐसा प्रसंग जिनके बन जाए तो वो ये प्रतिकारात्मक यही रहेगा कि भाई उसमें यह कुछ ही में चूना लगा के करते हैं, ऐसे कुछ प्रतिकार से हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। इसके तो भी फिर अब उपाय इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शंस में तो भाई साहब ये सब आ गए ना, जैसे पोलियो ड्रॉप्स हो गई, और बच्चों को मतलब जैसे जन्म लेते हैं तब भी लगते हैं इंजेक्शन, सारे इसी में आ जाएंगे फिर ये? इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये तो अभी कोरोना काल में खूब चर्चा हुआ चलता रहा, वैक्सीन वगैरह से कि सबके पास में अपने अपने रूप में रेसिस्टेंस होती है, इम्यूनिटी होती है। और ये सब जितनी चीजें आज के काल में आई है, या 100 साल 200 साल पहले हमारे पूर्वज कोई ऐसे बीमार ही रहते थे, सो बात नहीं है। वे भी ये तो बल्कि बनारसी दास जी के समय एवरेज आयु 110 साल की थी, अकबर के समय। उन्होंने अर्ध कथानक लिखा। बनारसी दास जी की जन्म जयंती अभी कल परसों ही हुई थी ना। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि सब स्वस्थ रहते थे। ये सब वैक्सीन वगैरह जो है ये सब भय के साथ में फैलाया हुआ माया जाल है। लोगों के दिमाग में खूब मार्केटिंग मीडिया से कर करके और इस तरह से बहुत सारी दिमाग में भर दी जाती है। तो लोग सोचते हैं यार यार झंझट मुक्त है, चलो लगा ले, एक ही सुई तो लगानी है, परंतु उसमें हिंसा का दोष है। पंचेंद्रिय जीवों के बहुत सारे उसका मिल जाता है, गूगल सर्च करो तो जानकारी मिलती है। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है मतलब इन चीजों का। जैसे आजकल ये मतलब बेसिक हो गया कि प्रेगनेंसी टाइम में तो टेस्टिंग्स कंपलसरी और मेडिसिन, मतलब डॉक्टर के पास टेस्टिंग करवाने जाओ कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तभी से स्टार्ट हो जाता है कि मेडिसिन लिख के दे दिया आपको, बहुत बड़ा पर्चा लिख के दे देते हैं और नई नई टेस्टिंग्स करवाते हैं। हाँ, ये तो लगभग इनसे भी बचा जा सकता है, कोई है सब प्रोसेस? हाँ देखो, इसमें ये सबसे पहली बात यह है कि गर्भधारण अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है भाई। आप पहले आपने फिजिकल बॉडीज को फिटिंग रखना बहुत जरूरी है। तो जिनका हीमोग्लोबिन वगैरह कम रहता है उनको अच्छे से जूस वगैरह, नारियल, ये अनार का रस, नारियल पानी, मुनक्के भिगा भिगा के खाना, मतलब हीमोग्लोबिन सही चाहिए जिनको भी प्रेगनेंसी हो रही है उनके लिए। दूसरा कि अपने घरेलू उपचारों से सब सही हो जाता है। आयुर्वेद से भी आपको पूरी की पूरी औषधियां 9 महीने मतलब चल करके आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। टेस्टिंग तो ऐसा माया जाल है कि आपका टेस्ट कल के दिन रेंज बदल जाती है। जैसे पहले समझ लो ये बीपी वगैरह है तो 130 और 90 तक नॉर्मल गिनते थे, अब 120 80 करते हजारों लोगों को बीपी के केस आ गए। या डायबिटीज की पहले रेंज चलती थी तो उसमें यह सुबह जो खाली पेट की थी वो 120 130 तक मानते थे, अब वो 70 से 110 कर दी। और बात की खाने की पहले 180 तक नॉर्मल गिनते थे, वो अब 150 कर दी, तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो गई। ये आंकड़ों के माया जाल में हमें उलझना नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है थायराइड के जिनके 400 थायराइड चलता है और बिल्कुल कोई औषधि नहीं लेते और स्वस्थ और मस्त रहते हैं, कोई बीमार कोई तकलीफ नहीं होती। और कहाँ वो उसकी नॉर्मल रेंज सिर्फ 5 5.5 है और लोग 8 होते ही वो 75 मिलीग्राम की थायरोक्सिन, जो कि सुअर के गल ग्रंथि से ही बनती है, थायरोक्सिन, एल्थ्रोक्सिन और लिवोथायरोक्सिन जो उसका मेन जेनेरिक नेम है, सर्च करके देख सकते हो आप। तो इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि हमें टेस्ट के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए और इन आंकड़ों के माया जाल में नहीं उलझना चाहिए। भाई साहब, मेरा एक प्रश्न और है, ये आपके पहले में से निकलते जा रहे थे इसलिए पूछ लिए। जैसे आजकल एसिडिटी और इन सब के कारण कमर दर्द, डिस्क की प्रॉब्लम, इनके कारण लोगों के हाथों में बहुत पेन होने लगा है। मोस्टली लेडीज के होता है, अब तो जेंट्स के भी बहुत होता है, तो उसका क्या तरीका है कि भाई सही हो जाएगा? रोगा सर्वेपि मंदेग्नौ। सबसे पहले याद रखो कि सब बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। जहां गैसेस एसिडिटी बनने लग गई तो समझ लो धीरे धीरे आपको गठिया भी हो जाएगा, हार्ट पे भी तकलीफ आएगी और भी जोड़ों में दर्द, हाथ का या कोई भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पूज्यपाद आचार्य 103 नंबर की गाथा है समाधि तंत्र में, वो लिखते हैं कि प्रयत्नादात्मनोर्वायु इच्छा द्वेष प्रवर्तिता वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु। आत्मा के राग द्वेष रूपी परिणामों के निमित्त से क्या होता है, वायु प्रकंपित होती है। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं ना, तो आत्मा में इच्छा हुई कि मुझे ऐसा करना है, तो ये मन के द्वारा वचन के द्वारा काया के जो इच्छा हुई उससे आत्मा के प्रदेश प्रकंप होते, उससे वायु संचालित होती है और उससे शरीर रूपी यंत्र काम करता है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि वायु तंत्र यंत्र धरा। तो अपने को क्या होता है कि जो एसिडिटी गैसेस या पेट की तकलीफ वगैरह होती है तो उससे ये गैसेस एसिडिटी वायु ज्यादा बनती है। फिर वो आम अर्धपक्व अपक्व अन्न का ही जो आहार रस बॉडी में जाता है तो ये जोड़ों के दर्द, गठिया वगैरह होना या फिर कोई और आगे दूसरी बीमारियां शुरू होती है। इसलिए जो हमने बताया आपको कि भाई यथोचित भूख के अनुसार भोजन करें, समय पे भोजन करें, उचित ऋतुचर्या के अनुसार भोजन करें और ज्यादा गैसेस एसिडिटी बनती है तो घूमना फिरना रखें, वज्रासन में बैठें और सौंफ जीरा सेक करके भोजन के बाद नियमित ले लें, तो वह अपने आप में एसिडिटी गैसेस से बचने का उपाय रहेगा। ठीक, धन्यवाद भाई साहब। बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, कोई भी परेशान ना हो, सबके प्रश्न पंडित जी तक पहुंच जाएंगे और सबको समाधान भी मिल जाएगा। अगर हमारा आज का ये सेशन कम पड़ा तो हम अगले सेशन में फिर से पंडित जी को बुलाएंगे। अभी एक दादाजी बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। आप, हाँ जी,
हाँ, किसको बोला? अपने नाम तो लो। दादाजी कौन से दिख रहे हैं आपको? शांति भाई जी कोई। हाँ जी पंडित जी, शांति भाई जैन बोलता हूँ, दादर। हाँ बोलो जी। साहब मेरा 3-4 साल से फीट बर्निंग रहती है। क्या रहता है? पैर के तलिया है ना, जलता ही रहता है। जलन पैर जलन के होती तलिया, रहती है पैर के तलिए है ना, तलिए फीट पैरों के बर्निंग। तलवे में? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो आप ऐसा करो ना, पैरों के तलवे में जलन होती है, एक डायबिटीज थोड़ी है आपको? नहीं है, नहीं है। नहीं है ना? तो देसी घी को थोड़ा पानी में मथ करके और उसको लगाओगे तो आपकी जलन कम हो जाएगी। दूसरा, गेरू मिट्टी आती है लाल लाल कलर की, अच्छा, वो गेरू मिट्टी को अगर पैर के तलवे में 2-3 दिन लगाओगे तो उससे भी जलन तुरंत कम होने लग जाएगी। तीसरा, मेहंदी, मेहंदी को अगर पैरों में लेप करके लगा लोगे तो उससे भी आपकी जलन सही हो जाएगी। और बाकी अगर एसिडिटी, गैस रहती है, खुश्की, गर्मी है आपके बॉडी में, तो आपको नारियल का सेवन करना चाहिए, वो उसमें जलन के लिए बहुत अच्छे से काम कर लेगा। ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्यों हो रहा है? खुश्की गर्मी, आपके बॉडी में हीट है, एसिड बनता है, खुश्की गर्मी है, तो उसके कारण यह शरीर के कोई भी अंग में जाकर के जलन पैदा हो जाती है उससे। तो डायबिटीज नहीं है तो समझ लो कि आपका एसिडिटी का कोई ना कोई रेशो बनता है जो पर्टिकुलर आपके पैरों में जलन पैदा करने में होता है। मैं सब दादर मंदिर है ना अपना, दिगंबर मंदिर, वहां रहता हूँ। बहुत अच्छा, सही है। अष्टानी गाँव 10 लक्ष्मी पर्व हम लोग ही कर रहे हैं ना यहाँ पे दादर में। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट। भी है ना पंडित जी? हाँ बोलो मेरे बोलो। पास में भी एक दवाई है, एसिडिटी, गैस, माइग्रेन और पाइल्स। हाँ, इसकी मैं एक पुड़ी का देता हूँ और 2000 लोगों को दिया है, सबको अच्छा हो गया है। हाँ, क्या क्या दवाई का मंत्र? नाम है ना उसका, ये है अपना डिक्का मरी करके, आयुर्वेदिक आता है। डीके माड़ी, हाँ डिक्का मरी, आता है। उससे है ना पाइल्स की एकदम तकलीफ 2 दिन में क्लियर होती है। लोग ऑपरेशन करवाते हैं इसकी। बिल्कुल। तो मैंने तो 2000 लोगों को भेजी है अभी तक। बहुत सुंदर, डीके माली, बहुत अच्छी बात एसिडिटी भी बताई। जाती है पंडित जी, एसिडिटी है, गैस है और माइग्रेन और पाइल्स है, चारों के लिए वो एक ही दवाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही लोग लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छा है। एक के फॉर्मूले से हजारों को फायदा हो जाता है। हाँ होता है पंडित जी। और ये लेग के जब नहीं घुटने वगैरह है तो मेरे पास तो लोग आते रहते हैं, और अपन तो एक काम अच्छा है, सब लोग आते हैं तो अच्छा है ना कि उनको खाली पैसा भी करना पड़े और डॉक्टरों के पास न जाना पड़े। और ये प्योर आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक चीज है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, अगला विशाल जी बोलिए। विशाल जी आप अनम्यूट हैं, बोलिए। हेलो, जय जिनेंद्र पंडित जी, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ पंडित जी, मेरे को एनीमिया के लिए क्या क्या करना चाहिए बोलिए ना, थोड़ा लाइफलाइन डाइट प्लान क्या होगा? क्या हीमोग्लोबिन कम है? हाँ, हेमोग्लोबिन कम है, B12 एंड फोलिक एसिड, तीनों भी। अच्छा, तीनों ही कम है। तो देखो इसके लिए सबसे अच्छा तो मुनक्का का सेवन करो डेली। भाई कितने क्वांटिटी में? कम से कम 20-25 मुनक्का रेगुलर जाने चाहिए। दूसरा, अनार का 1 कप या 1-1.5 मतलब 2 अनार का रस कम से कम डेली जाएगा तो आपका लगभग ऐसी स्टडी है कि 15 दिन में 0.1 हीमोग्लोबिन आगे बढ़ता है। तो अनार का रस और मुनक्के का सेवन 2, और इसके सिवाय फिर आपको थोड़े से आयरन कॉम्बिनेशन, सप्तामृत, लोह वगैरह आते हैं आयुर्वेद में, ये भी काम करेंगे। और इस बाकी आयरन युक्त वाली जो सब्जियां हैं अपनी, जैसे चने में रहता है, लेकिन डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, पचने चाहिए ये। तो इन चीजों से भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, एनीमिया दूर हो जाएगा। गुड़ का सेवन करो, गुड़ पानी पियो, वो भी अच्छा काम करेगा। ठीक है जी। अनीता जी आप प्रश्न लीजिए। जय जिनेंद्र, मैं ये पूछना चाहती थी कि जिस तरह हम पानी छानते हैं उसके बाद अगर पानी में फिटकरी चला दी जाए तो वो पानी कितनी देर तक पीने के लिए सही रहता है? क्या वो पानी सही है हमारे लिए? हाँ, ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। फिटकरी देखो अपने आप में एलम होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन वाली होती है फिटकरी।
तो इसमें यह है कि अगर पानी में धूल मिट्टी या कुछ छानने के बाद भी कलर वगैरह कम ज्यादा रहता है, कोई पार्टिकल रहता है, तो वो उससे दूर हो जाएगा। बाकी छानने के बाद में, जीवानी देने के बाद में, वो पानी 48 मिनट की मर्यादा में है। आपने फिटकरी से उसका वो समझ लो टेस्ट बदल दिया, स्पर्श रस तो वही रहेंगे, तो उसमें वह 6 घंटे की मर्यादा के अंदर ले सकते हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर नेमचंद जैन शास्त्री जी हमारे बीच में, वो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये पीपरमेंट का क्या बनने का प्रोसीजर है भाई डॉक्टर साहब? पुदीने से बनता है अब, लेकिन उसका प्रोसेस कैसा है ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो ले सकते हैं नहीं ले सकते? पिपरमेंट का जो ये परफेक्ट मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी पुदीना खुद ही अपने आप में यूज कर सकते हैं, जो पत्ता भाजी थोड़ा बहुत अगर लेना चाहे तो उस रूप में ले लेते हैं। तो ये इसमें मतलब उस रूप से मेरी जितनी जानकारी है, पिपरमेंट उस तरह से बनता है मिंट से, तो पुदीना को बोलते हैं मिंट इस रूप में। अच्छा, दूसरा जो दही का आपने बताया, दही नरेटी वगैरह से ही जमाते हैं हम जैसे, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह की उत्पत्ति हुई भी ना तो बनता नहीं है ना वो भी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक अमेरिकन रिसर्च का भी है, दिल्ली का भी एक रिसर्च पेपर है कि भाई बैक्टीरिया का शरीर जो होता है, जो जामन वाले होते हैं ना, तो लैक्टोबैसिलस का जो बॉडी पार्ट होता है, कवच, वो वास्तव में दूध से दही को कन्वर्ट करता है। दूसरा, जो मूवेबल्स होते हैं वो तो बहुत बार वायु या उनमें पार्टिकल्स ऐसे मूवमेंट्स वाले रहते हैं, वो जितना भी मूवमेंट है सो जीव ही है, ऐसा नहीं है। तो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ये देखने में पाया गया कि भाई वास्तव में वह लैक्टोबैसिलस की बॉडी होती है, उसमें खटास के परमाणु होते हैं। ऐसे ही खटास के परमाणु ये नरेटी है, चांदी का सिक्का है, मार्बल का टुकड़ा या जो भी चीजें इनसे बनती हैं, इसलिए वो बैक्टीरिया का रोल नहीं होता है, ऐसा भी माना गया है। ऐसा अमेरिकन का रिसर्च जर्नल का एक लेख मिल जाता है, और इसका उल्लेख इवन हुकुमचंद भारिल साहब ने भी अपने व्याख्यान में किया था, क्योंकि वे अमेरिका भी जाते रहते हैं, तो वहां किसी ने उनको बताया था कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा ये जो यूरिन बार बार जाना पड़ता है, इसका कोई आसान तरीका है क्या? वैसे बटरफ्लाई वगैरह करता हूं मैं, एक्यूप्रेशर भी करता हूं, फिर भी उससे प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखो, ये पर्टिकुलर हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह बढ़ रही हो, उसके कारण अंतर आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन या गैसेस बनती हैं और सीधा नीचे की तरफ जाती है, तो यूरिन की टेंडेंसी बन जाती है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें तो सिंपल यही है कि गोमुखासन एक अपना अच्छा काम करेगा। बटरफ्लाई तो आप कर ही रहे हैं। इसके सिवाय जो है वॉकिंग एक अपने लेवल पे गैसेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा ये रहेगा कि अगर आपके खाने में कोई भारी चीजें आ रही जिससे गैसेस एसिडिटी बनती है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। सामान्य तौर पे यही बताया जाएगा, बाकी तो फिर विशेष औषधियां ही रह जाती है। ठीक साहब, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, और पूछिए भाई, किसका? प्राजक्ता जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। अभी बहुत जनों को कैंसर का भी हो रहा है ना, तो कीमो देते हैं, तो कीमो में तो जीवों की हिंसा ही है, तो बिना कीमो का कैंसर क्योर हो सकता है क्या? देखो, कैंसर का मेन रीजन माना गया है ये प्लास्टिक का यूज, दूसरा पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस वगैरह, और ये तीसरा कार्बाइड और ये सब केमिकल से जो सब्जियां पका के या जो फल वगैरह आते हैं। और ये आज के इसमें बहुत से लोगों के इसमें ज्यादा ही आ जाते हैं। प्लास्टिक के डब्बे अगर घर में हो तो सब चेंज कर लेने चाहिए। स्टील के डब्बे रखो या फिर पीतल के रखो। अब पीतल तो नहीं है तो स्टील के रख सकते हैं। प्लास्टिक नहीं यूज करो, पॉलीथीन यूज नहीं करो। ये सब जितने भी चीजें अपने आ रही हैं, डिस्पोजेबल्स वगैरह, इनका यूज नहीं करो। बाकी अब हो गया किसी को कैंसर, तो उसमें अर्ली स्टेजेस में आयुर्वेद से भी कंट्रोल में किया जाता है। दूसरा 0 और 1 स्टेज वाली 2 चीजें तो ये तो इजीली क्यूरेबल होती है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह जो चलती है, वो समझ लो कि एक उनके एलोपैथी के सिद्धांत में उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट देते ही नहीं है, क्योंकि वहां से उनकी वही रिसर्च है। अब उसमें ये हो जाता है कि पर्टिकुलर लेवल पे वो काम करती है, ऊपर के ग्रेड में वो भी खुद दावा करते हैं कि भाई कोई गारंटी नहीं होती है, पुनः रिकरेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर केस टू केस स्टडी करने के बाद ही उसमें ओपिनियन दिया जाता है। शुभा जी,
आपको कोई प्रश्न है तो जी जय जिनेन्द्र, ये दाढ़ें बहुत सड़ रही है और घिस गई है, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या दाढ़ें सड़ रही हैं? हाँ, और दांत भी घिस गए हैं। हाँ, एसिडिटी के कारण भी होते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला एक आपके निमित्त से सबके लिए एक अभयदान की बात बता देता हूँ कि भाई सुबह जो हमें मंजन करना है, देखो हमें सुबह मसूड़ों की मालिश रेगुलर करनी चाहिए, पहली बात तो ये। तो उसके लिए आप कोई भी सरसों के तेल में नमक लेकर के सिंपल उससे ही कर सकते हैं, क्योंकि मसूड़े का लक्ष्य रखना है। और शाम के भोजन के बाद सबको ब्रश से अन्न कण मुंह में नहीं रह जाए, ये ध्यान रखना है। जो अन्न कण मुंह में रह जाते हैं, और हम रात्रि भोजन तो करते ही नहीं है, जो करते हैं वो तो महापाप कर ही रहे समझ लो, तो उनके अन्न कण रहने के बाद में उसमें मुंह बंद रहता है रात भर, तो सड़न पैदा होकर उसमें एसिड बनता है, उससे दांत छीनते हैं, और जो अन्न कण रह जाने के कारण बैक्टीरिया या उसमें पायरिया होकर ये जो ग्रोथ होती है वो दांतों को खराब करने के लिए निमित्त बनती है। इसलिए शाम का ब्रश बहुत जरूरी है सभी को, तो उससे जीव रक्षा होगी, जीव मतलब उत्पन्न ही नहीं होंगे, और दूसरे दिन सुबह हम करेंगे तो मरेंगे नहीं मतलब। तो ये दृष्टिकोण से शाम का ब्रश जरूरी है। और आप हाँ सड़ चुके हैं तो इसमें ये रहेगा कि भाई अगर रिपेयरेबल थोड़े बहुत हैं तो इन्हीं उपायों से रिपेयर हो जाएंगे कि भाई ये सरसों के तेल में नमक वगैरह कर लें, आम की गुठली को सेक करके या वैसे ही उसको लेकर के पाउडर बना के उसका मंजन कर लें, तो ये काम उसमें करते हैं। आप लोगों की शायद पहले चर्चा हुई थी इस विषय पे किसी के, मैंने शायद आपकी चैनल पे देखा था, तो उस रूप में ये बिल्कुल आप चीजें लें जो आपके मंजन के लिए बताई गई है। सड़न भी अच्छी हो जाएगी इससे? हाँ, उससे अच्छी हो जाती है, और अगर ज्यादा ही डैमेज होगी तो फिर ऐसा है कि निकलेंगी। दो चीजें होती हैं, या तो निकालो, और या तो अगर रिपेयरेबल होगी तो ठीक हो जाती है, इस तरह से हो जाता है। करा रखी है? करा रखी है, हाँ फीलिंग करा रखी। हाँ वही आरसीटी वगैरह फीलिंग वगैरह उनके डेंटिस्ट की वो ट्रीटमेंट चलती है, उसमें भी बहुत सारे बायोजेनिक मासेस होते हैं, तो डॉक्टर को निवेदन करना चाहिए कि साहब ऐसी फीलिंग नहीं करो जिनमें बायोजेनिक या एनिमल प्रोडक्ट वाली चीजें हो, तो वो भी वो जानते हैं बहुत सारे, इसलिए ये थोड़ा हमें सावधानी रखनी पड़ती है। जैनियों के लिए हर जगह पर हमें विवेक पूर्वक हो, इसलिए दांतों के स्वास्थ्य के लिए शाम का मंजन ये ब्रश बहुत जरूरी है, अन्न कण निकालना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। और दांतों में अगर पायरिया, उसके लिए पायरिया हो जाए तो मैंने जैसे बताया ना, वो आम की गुठली वाला मंजन अच्छा काम करेगा। सरसों के तेल में नमक का लेप करना, और जिनको पेट खराब होता है, डाइजेशन सही नहीं रहता, उनके भी पायरिया की टेंडेंसी देखी जाती है, और मूल कारण तो अन्न कण का ही पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा शाम का मंजन जो ब्रश करने की पद्धति है वो काम करेगी। पंडित जी, वो अभी वैक्सीन की बात चली थी ना कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल तो ऐसी भ्रांति है, तो मतलब इस विषय में थोड़ा और खुलासा कर दीजिए आप। ये तो देखो, रोग प्रतिकार क्षमता अगर अपने शरीर की अच्छी है तो ये अल्प पावर के बैक्टीरिया डाल करके और फिर रोग प्रतिकार क्षमता डेवलप करना ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होता। ये तो अपने में स्वयं ही रोग प्रतिकार क्षमता सबकी नैसर्गिकता मिलती है, और उसको बढ़ाने के लिए हमने जैसे बताया आपको कि प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, खान पान की अच्छी क्वालिटी है। आप भोजन करते हो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू देखा करो, ऐसा नहीं देखा करो कि इसने 6 रोटी खाई और मैंने 2 रोटी खाई। रोटी में तो गेहूं ही गया सिर्फ। आप ये देखो कि आप रोज 6-8 बादाम भिगा के पचा पा रहे, क्या नहीं खा रहे तो 2 या 3 बादाम भिगा के लीजिए, आप मुनक्के लीजिए, अखरोट गिरी लीजिए। न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशनल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। आपको अच्छा पाचन है तो दालों का सेवन अच्छा होना चाहिए, उड़द के लड्डू बना के लीजिए, ताकत बढ़ाना है तो ये मूंग वगैरह का मात्रा अच्छी रहनी चाहिए। लोग कहते हैं हमने दाल पी, साहब दाल खाई, कितनी खाई? अरे 1 कटोरी आधी, अरे नहीं, अच्छी क्वांटिटी में लो, 2-2 3-3 कट। प्रोटीन है ये, ग्रोइंग एज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रोटीन चाहिए। ये अपना अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार, इस पुस्तक में हमने सब दिया कि जैन फूड इज सफिशिएंट अपने इस रेसिस्टेंस इम्यूनिटी के लिए। तो उस रूप में फलों का उचित सेवन, ड्राई फ्रूट का उचित सेवन, और साथ में ये जो पौष्टिक चीजें दालें वगैरह हैं इनका हमें सेवन करना चाहिए। मतलब हमें वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए किसी हाँ, भी इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं है, तो हिंसा की ना, दृष्टि से भी बताई दिया है। ना बच्चों के लिए और ना बड़ों को, जो भी वैक्सीन चल रही है। हाँ, सही बिल्कुल। हाँ
मेरे नेक्स्ट बेटे की, हेलो, बोलो बोलो बोलो। मेरे बेटे के जब वो खुजाता है तो खुजाने के बाद वो जगह फूल जाती है, क्यों फूल जाती है? फंगल इन्फेक्शन होगा उसको। खुजाने के रीजन भी अलग अलग होते हैं, कोई पर्टिकुलर खाने में एलर्जिक चीज आ रही जो सूट नहीं हो रही तो उससे हो जाता है, या कोई पर्टिकुलर फंगल इन्फेक्शन चमड़ी में हो तो उसकी वजह से हो जाता है। फिर खुजाने के बाद में वो जो अंदर बैक्टीरिया या फंगस रहती है वो स्प्रेड हो जाती है, तो इसकी वजह से सूजन आने लगती है। उसको फिटकरी के पानी से धोने से खुजली में राहत मिलेगी, वो घरेलू नुस्खे में ये इतना काम कर लेगा। बाकी चैनल पे देख सकते हैं आप खुजली वगैरह की चीजें मेरे, तो उस पे आपको मिल जाएगा। हाँ जी पूछो मीनाक्षी जी। हाँ चलो आप बता मीनाक्षी जी रहे हैं। जय जिनेंद्र। बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरे को रात में जब सोते समय हाथ पैरों में बहुत ऐंठन होती है, और जैसे खाना खाने में सुबह लेट हो जाते हैं 12-1 के बाद, तो एसिडिटी होती है और फिर सर में बहुत दर्द होता है और वोमिटिंग होती है। ये सब वायु की तकलीफें हैं। गैसेस एसिडिटी बनना स्वाभाविक है। भोजन का समय निकलने के बाद क्या होता है कि बॉडी सिस्टम सेट हो जाता है बहुत बार, और उसके समय का उल्लंघन करने के बाद में शरीर उसके हिसाब से रिएक्शन देता रहता है, तो ये सब तकलीफें छोटी छोटी आ जाती है। तो आपको एक तो कोशिश करो समय पे हो जाए, दूसरा ऐसा हो जाता है तो ये कि भाई भोजन के पहले थोड़ा सा अग्नि दीपक औषधियां, मतलब साधारण सा जैसे मैंने बताया जीरा ले ले सिंपल भोजन के पहले, वो अग्नि दीपन पाचन करेगा तो फिर गैस नहीं बनेगी आपको। ये ऐसा काम सही रहेगा। जी जी। हाँ नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को 12 साल का, हेलो, हाँ बोलो बोलो 12 आ साल रहा का है। बेटा है मेरा। पसीना बहुत आता है डॉक्टर साहब, उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है। उसका सोनगढ़ा बॉडी पड़ता है में वो। पर्टिकुलर समझ लो कि हाँ हीट का जो बैलेंसिंग होता है ना वो पसीने से होता है। तो बहुत से लोगों के टेंडेंसी में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर बॉडी में हीट, खून गर्म कहना जिसे कहो, गर्म चीजें नहीं खाए वो, तेज मिर्च मसाले तली हुई चीजें कम खावे, और दूसरा ये कि पानी को नींबू का रस नींबू पानी में डाल के और उसको बार बार थोड़ा मतलब पीने में भी लेंगे और नहाने के लिए भी वो नींबू का पानी लेंगे तो पसीने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है। हाँ मीनाक्षी जी पूछो। जय जी। जय जिनेंद्र भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि रात में सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो बॉडी स्टिफ होने का क्या कारण होता है? क्या हो जाता है? बॉडी मतलब अकड़ जाती है। अच्छा। हाँ, स्टिफनेस आ जाता है बॉडी में। तो ये और तो फिर बाद में नहाने के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के बाद वो रेगुलर नॉर्मल रूटीन पर आती है, पर जब जैसे बिस्तर से उठते हैं ना तब अपना स्टिफनेस लगती बॉडी में। हाँ हाँ, इसका कारण ये हो सकता है कि आपका एक तो ब्लड प्रेशर लो होने की टेंडेंसी हो सकता है, दूसरा ये कि नसों में खिंचाव होता है, तो वह नसों में खिंचाव एक तो शारीरिक श्रम से भी एक्स्ट्रा होने से हो जाता है, और दूसरा ये कि प्राय सर्दियों में थोड़ा मूवमेंट कम होती है तो स्नायु थोड़े अकड़ने लगते हैं। इसके लिए आपको तेल की मालिश करना अच्छा रहेगा, और थोड़ा सिकाई या फिर थोड़ा धूप में बैठेंगे, विटामिन डी का रेशो बढ़ेगा तो अकड़न जकड़न नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकती है। जी। और एक मैं स्कूल में टीचर हूँ, और मुझे दिक्कत ऐसी आती कि मेरे जो बच्चे उनके पेरेंट्स ज्यादातर दारू का सेवन करते हैं, तो क्या अपने जैन में या आयुर्वेदिक में कोई ऐसा उपाय है जिससे वो पेशेंट को ना समझते हुए घर पे इलाज कर सकते हैं कुछ? देखो हाँ, मैं अपनी पद्धति में लोगों को बोलता हूँ दृढ़ इच्छा शक्ति ही ऐसी कु आदतों को, चाहे दारू छोड़ना हो, चाहे सुपारी या गुटखा या पान, ऐसी आदतें लग जाती है ना, तो उनको हम बोलते हैं उसकी विल पावर ही उसको उससे मार्ग निकाल सकती है। बाकी ऐसा है कि धनिया है ना, धनिया पत्ती, धनिया अपना मसाले वाला, ये ज्यादा देने लग जाओ और शराब पीने वाला हो तो उसको उल्टियां होने लगती हैं, तो उसके भोजन में धनिया का सेवन ज्यादा करा दो तो उसको उल्टियां होने लग जाएगी। बाकी उसको फिर बता दो कि तुम दारू पीते हो इसलिए हो रही है, तो वो धीरे धीरे दारू छोड़ देगा। ठीक है नेक्स्ट। चलो बहुत अच्छा इलाज है। जी हाँ। जी। जी, अब हमारा समय भी हो रहा है,
तो एक नीरा जी का काफी देर से हैंड रेज है, उनका अंतिम प्रश्न लेकर हम आज का समय समाप्त करेंगे, पंडित जी से चर्चा समाप्त नहीं करेंगे, तो कोई भी परेशान ना हो। नहीं, और एक रिक्वेस्ट ये थी कि आज की कक्षा मुझे थोड़ी सी ना जल्दी जल्दी में ली गई ऐसी लग रही है पंडित जी साहब, तो आप थोड़ा सा जो इसको हमारे और- बहुत सारे प्रश्न पूछे गए ना आज, इन सब का इनमें डिटेल्ड उत्तर दिया गया है हाँ, पंडित जी के detailed। चैनल में। तो आप वहां पर, आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है ना, तो आप प्रिपेयर होमवर्क करके आए अगले हफ्ते, तो आपको ये सब समस्याएं कम आएंगी। जी जी जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ भाई जय साहब, ये जिनेंद्र। कोलेस्ट्रॉल और ये और यूरिक एसिड और बीपी की वगैरह के लिए किसी ने मुझे गोखरू बताया था, तो गोखरू के बारे में क्या राय है आपकी? गोखरू अच्छा काम करता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। गोखरू, इसके कोई साइड इफेक्ट और कैसे लें, जरा तो इसके बारे में बताइए। गोखरू ढकना गोखरू आता है, खेतों में काटा काटा होता है ना, हाँ ये हाँ जी। काढ़ा, हाँ काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। इसकी गोक्षुर आदि गुग्गुल आती है, वो भी काम करेगी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी करेगी, यूरिक एसिड के लिए भी करेगी गोखरू। ये इसके कोई साइड इफेक्ट भी है क्या जी इसके? साइड इफेक्ट नहीं है इसके, साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, सुरक्षित है। हमारे आयुर्वेद की प्रायः वनस्पति जितनी भी है मल्टीपल बेनिफिट्स देती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, कि अर्टिकेरिया जो है जी, कुछ खाने पर जो अर्टिकेरिया जो है, उसके लिए क्या? पित्त उठना, हाँ हाँ जी, पित्त सा जो चल जाता है। हाँ, तो वो टेंडेंसी होती है, पर्टिकुलर कोई एलर्जिक चीज आने के कारण होती है। फिटकरी लगाने से उसमें लाक्षणिक रूप से सुधार आएगा, और बाकी चीज पकड़ में आनी चाहिए कि क्या खाने के बाद होता है, तो उसको छोड़ना चाहिए, ये रहेगा उसका इलाज। और ये ईके माली कैसे लेनी है, वो जो भाई साहब ने बताई थी, ईके माली? चूर्ण बना लो, 1-1 चम्मच चूर्ण भोजन के बाद ले लो। ये किसी कंपनी की आती है, ईके माली किसी कंपनी की आती है, कैसे आती है? वनस्पति है ये, आयुर्वेदिक वनस्पति। ईके माली है कि डीका माली है भाई साहब? ये एक ही बात है, डीके माली, डीका माली, नाड़ी हिंगो, क्योंकि हमारे मतलब हमारे यहाँ चोपड़ा महाराष्ट्र में इसका पाउडर करके बच्चों को दांत जब आते हैं ना तब उसको लगाते हैं। बिल्कुल सही है, वही ताकि है, उनको वही आसानी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, डीके माली वही है, सही है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, समापन करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समय हो चुका है। कुंजन जी, संगीता जी, रीना जी और बहुत सारे लोगों का चैट पे भी प्रश्न आए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, जो आपके प्रश्न पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी परिचर्चा से जुड़े रहिए, आगे भी उनका समाधान हो सकता है। आप पंडित जी के चैनल पर जाकर भी अपने प्रश्नों का, आपकी जो व्यक्तिगत परेशानी है उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहीं पर आज के लिए कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। हमें स्वस्ति जी सॉरी टू इंटरप्ट, बट कुंजन जी जो है मतलब बाहर, इंडिया के बाहर से हैं, और ये बाहर भी जो है ना सभी को प्रमोट कर रहे हैं भोजन शुद्धि परिचर्चा के लिए। मैं चाहता हूँ केवल एक इनका क्वेश्चन ले लिया जाए इस समय, आगे के उनका आना होगा या नहीं होगा हम कह नहीं सकते। तो कुंजन जी को एक बार अनम्यूट करके केवल इनकी एक बार जो भी इनकी प्रॉब्लम है एक बार सुन सकते हैं। हाँ कुंजन जी, आप पूछ लीजिए अपनी जो भी आपको पूछना है। पंडित जी, एक सिंपल अगेन, यहाँ पे बहुत लोगों को डायबिटीज होता है और टाइप 1 होता है, उसके लिए कोई, अगेन आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो उसके लिए कोई उपाय हो सकता है कि भोजन कम करके मींस एक्सरसाइज, वही बहुत ही एक अच्छा उपाय है? देखो, वाइब्रेशन से इंसुलिन डेरिवेशन बनने की टेंडेंसी होती है। जिनको भी इस टाइप की डायबिटीज की समस्याएं है ना, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, हम तो ये कहते हैं कि वाइब्रेशंस चाहिए उसके लिए। जैसे वो मूवमेंट्स करे, वॉकिंग लंबी करे, 7 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर करे, एक्सरसाइज करे, पहाड़ चढ़े। मैं तो लोगों को सलाह देता हूँ हर 3 महीने में एक बार यात्रा होनी ही चाहिए। तो उससे ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की मसाज, वाइब्रेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप पेट के अंदर क्या डाल के मसाज करोगे, पैनक्रियाज की या किसी लीवर की, किसकी? ये जो अपना शारीरिक कंपन होता है, ये शरीर मशीन है, जितना इसका संचालन होगा उससे वह स्वस्थता नियम से मिलेगी। तो इसलिए ये करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज की जो चर्चा थी हमारी मध्य मास मधु मेडिसिन में कैसे इनडायरेक्टली हमारे जीवन में आ जाता है, तो उसके लिए हमने एक विशेष ये रखा था। लेकिन सभी लोगों का इंटरेस्ट और पंडित साहब की अनुमति भी हमें अभी मिल गई है। तो ये एक स्वास्थ्य के संबंध में, मतलब हम स्वस्थ कैसे रहें अपने जीवन में, क्या शैली अपनाएं,
तो इसके संबंध में भी पंडित साहब का एक मतलब हमें नेक्स्ट सेशन हमें मिल गया है, तो हम कोशिश करेंगे आप सभी के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं तो फिर उस सेशन में कवर करने की पूरी, और भी जिसको भी जो भी डाउट हो तो आप सभी चैट पे भेज सकते हैं। ओवर टू स्वाति जी। हाँ, एक थोड़ा सा ये आया एज अ सजेशन कि भाई पंडित जी से बात करने का समय भी बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे जहाँ भी चैनल्स बने ना, तो साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, उसमें आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। तो वो आशीष जी भाई, आप हाँ जी, स्वयं इस कार्य के बिल्कुल। लिए सक्षम है, एक हाँ जी, व्हाट्सएप बिल्कुल। ग्रुप बना दो कि भाई स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे करके, या जैसा भी कि भाई बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा या जैन चरणान योग से स्वास्थ्य रक्षा, ये टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स भी होते रहेंगे, और इसके माध्यम से आपको मतलब ये समस्या समाधान मिल जाएगा। टाइमिंग इसलिए बाउंडेशन नहीं दे सकते कि भाई सबको अटेंड करना मुश्किल होता है, तो साधारण रूप में मेरे नंबर में प्राय मेरे चैनल पे आपको डिस्प्ले में है ही, तो उसमें व्हाट्सएप पे अगर आप डालते हैं तो उस पे फिर मैं जैसे सुविधा मिलेगी तो साधारण रूप में उस पे आंसर दे देते हैं। तो इस रूप में आप कर सकते हैं, समय कोई ऐसा सुनिश्चित नहीं कर सकते अभी, तो इस रूप में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया पंडित साहब। पंडित जी का नंबर दीजिए ना, टेलीफोन मोबाइल नंबर। हाँ जी, वो आपको अभी चैट पे कोई हमारी टेक्निकल टीम से शेयर कर देंगे, आप नोट कर लीजिए, और जैसे कि सुविधा होगी पंडित जी को वो समाधान अवश्य करिए। हमने जो वैद्य के लक्षण समझे हैं वो पंडित टोडरमल जी ने समझाए हमें, क्या कि प्रथम तो जैसे मनुष्य को रोग हो तो रोग का निदान कराता है, फिर जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स बताकर उसे निश्चय कराता है कि यही रोग हुआ है, फिर उसे रोग का उपाय बताता है, उसे प्रतीति कराता है उपाय की। इतना तो वैद्य का करना हुआ। ये पंडित जी के शब्द है ना। इसके बाद का कार्य किसको करना है? इसके बाद का कार्य हमें करना है। तो हम इस परिचर्चा से जुड़े रहें। जो है ना, वो वैद्य ने हमें दवाई दे दी, पुड़िया दे दी, अब उसे लेना स्वयं है, उसका उपाय स्वयं करना है। तो इस प्रकार हम करें, और जो जिन भी हमें औषधियों में मध्य मास मधु का प्रयोग होता है उनसे बचें, और उनके सेवन का निषेध करें। और आगे भी जो स्वास्थ्य संबंधी क्या औषधि लेनी चाहिए, आज हमने जो चर्चा करी वो करी, क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए, इस संबंधी हम चर्चा आगे के सेशन में अवश्य करेंगे। पंडित जी को बहुत बहुत आभार कि वे हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारा प्रोत्साहन वर्धन किया। बहुत 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 मैं आभार। विशेष और बात आपसे कहना चाहूंगा, जब मैंने पंडित साहब जी को पूछा कि पंडित साहब सेशन में जो है हम चाहते हैं कि मेडिसिन के संबंध में बताया जाए, और लोगों को जो है अभी एलोपैथी चल रही है, अल्कोहल वाली दवाइयाँ चल रही हैं, नॉनवेज वाली दवाइयाँ चल रही हैं, तो पंडित साहब ने कहा कि अगर एक पर्सन भी मतलब मध्य मास मधु को छोड़े और अपना आगे बढ़े, तो उसमें जितना भी समय चाहिए, मेरे से जितने भी सेशन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। जैन धर्म की सेवा करने के लिए ये भव मिला है, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है वीडियो ऑन करके एक बार बताएं कि हाँ, अब आज के सेशन से, पंडित साहब के सेशन से आपके जीवन में क्या थोड़ा डिफरेंस आएगा। क्या आप एलोपैथी का सेवन अभी भी करते रहेंगे, या फिर अब अपने थोड़ा दिनचर्या चेंज करके मध्य मास मधु वाली चीज़ों से हट करके और शुद्ध चीज़ों पर चलेंगे। घरेलू नुस्खे, नेचुरोपैथी और पंडित साहब के द्वारा जो है आयुर्वेदिक जो भी बातें बताई गई हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो ऑन करके बताएं तो पंडित साहब को भी अच्छा लगेगा कि आज मैंने जो बातें बताई तो सभी लोग उस पर फॉलो भी कर रहे हैं। तो सभी एक बार जो है हाथ जोड़ के बताइए कि हाँ, हम आप अनुसरण करेंगे। आप आए सेशन में, इतना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है हम साहब, पूरी कोशिश करेंगे अनुसरण करने की। ठीक है जी, बहुत सबका आभार। आप सभी हम जो भी है पूरी सेशन, कोशिश करेंगे। हाँ जी, इतना आपने सेशन में टाइम दिया और इतना सभी बहुत अनुसरण, बहुत धन्यवाद आपका। एक शुद्धता हमारे साथ, एक प्रयास पंडित साहब के द्वारा दिए गए सेशन के साथ, और एक कदम आगे जैन धर्म के लिए, और चलते रहेंगे इसी तरह से, साथ में बने रहेंगे। वो सभी को जय जिनेंद्र। आज की सभी को चर्चा जय में जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। केवली महावीर भगवान भगवान की भगवान जय। की जय। जय।